PHDS 184 रेडियो लेखन, ठीक है। ये आपकी जो बुक रहेगी BHDS 184 रेडियो लेखन की, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 2 पार्ट हैं और 6 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। अगर मैं पूरी बुक की बात करूँ, और इसी वीडियो में आपको मोस्टली इस बुक में जितनी सारे चैप्टर हैं और सारे चैप्टर मैं एक ही बुक में बताने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करूँगा कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक फुल बुक रहेगी, इसे में पूरी बुक डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर पहला ब्लॉक देखेंगे इसमें कितने दिए गए, 6 चैप्टर हैं, और जो आपका दूसरा ब्लॉक है इसमें भी कितने दिए गए हैं, इसमें भी 6 चैप्टर हैं, ठीक है। तो मोस्टली सारी चीज़ों को हम देखेंगे, एक एक चैप्टर को मैं लूँगा और एक एक चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा पहला चैप्टर क्या है, रेडियो का परिचय, यानी रेडियो के बारे में खास तौर से पूछा गया है। जैसे पहली बात है कि दूरसंचार क्या है। देखिए दूरसंचार का मतलब होता है कि जब दूरी बहुत ज़्यादा होती है और क्या किया जाता है, संचार किया जाता है। कह सकते हैं दूरसंचार वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम काफ़ी दूर से भी जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। दूरसंचार को कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए दूरसंचार में हम किसको गिनते हैं, जैसे टीवी है, दूरसंचार का माध्यम है, रेडियो है, दूरसंचार का माध्यम है, ये हमारे क्या हैं, टेलीविज़न भी दूरसंचार के माध्यम है। ये सारा क्या दूरसंचार का मतलब होता कि समझिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दूर बैठा है, उस व्यक्ति को अगर हमें कोई खबर देनी है, कोई सूचना देनी है, तो अगर हम उस व्यक्ति तक अपनी खबर या सूचना हम उसको पहुंचाते हैं, क्या है, दूरसंचार। यानी जब दूर गति से, यानी लंबी गति का संचार क्या होता है, संचार मतलब कम्युनिकेशन। संचार क्या है, एक प्रकार से आप जो संदेश भेज रहे हैं, क्या है, दूर का मतलब यहाँ पर दूर है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे तुम मेरे सामने खड़े हो और मैं तुमको कोई बात कह रहा हूँ, तो ये दूरसंचार नहीं है, ये तो बिल्कुल आप सामने खड़े हैं, तो मैंने आपको तो बता दिया। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके मम्मी पापा आपको पूछ रहे हैं, तो दूरसंचार नहीं है। जैसे मान लीजिए आप घर से चले गए हैं और आप दिल्ली में रहते हैं, और आपके घर वाले आप तक अगर कोई बात पहुँचाते हैं, आप तक वो बात पहुँचती है, क्या है, वो दूरसंचार बन जाएगा। दूरसंचार का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति हमसे बहुत दूर बैठा है और उस व्यक्ति तक हम अपनी बात को मौखिक रूप से, लिखित रूप से या वॉइस के थ्रू अगर हम उससे अपनी बात को पहुंचाते हैं, तो क्या बन जाता है, दूरसंचार उसको माना जाता है। देखो दुनिया में जो दूरसंचार की पहली क्रांति मानी जाती है उसको बोला जाता है टेलीफोन, यानी जिसको किया था किसने, भाई ग्राम बेल ने, ठीक है। भारत में संचार क्रांति भी इंटरनेट के माध्यम से आई है। इंटरनेट भी, इसको हम क्या बोलते हैं, दूरसंचार बोला जाता है। दूरसंचार को अंग्रेजी में टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, और इस शब्द का प्रयोग शॉर्ट फॉर्म में टेलीकॉम कहा जाता है। देखो सिंपल सी यही बात है कि दूरसंचार का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे बहुत दूर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति तक हम जो अपनी बात पहुंचाते हैं, या उसको कोई सूचना देनी है, या उसको कोई बात बतानी है, या उसको कोई आदेश देना है, या उस व्यक्ति से तक अपनी कोई बात कहलवानी है, या उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उस व्यक्ति तक जब हम अपनी बात को पहुंचाते हैं, वो क्या होता है, हमारा दूरसंचार होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, जैसे हम बात करें दूरसंचार में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रेडियो तथा जनसंचार के माध्यम क्या हैं। देखिए रेडियो तथा जनसंचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं। देखो अगर मैं जनसंचार के माध्यम की बात करूं, तो जो जनसंचार के लिखित और मुद्रित माध्यम, देखो जो जनसंचार का माध्यम होता है, यानी कोई भी जनसंचार का माध्यम होगा, ये पहले लिखित और मुद्रित होता है। जैसे लिखित और मुद्रित में जैसे क्या, जनसंचार में जैसे अखबार है, पत्र पत्रिका है, पत्र और पत्रिका। जो अखबार होते हैं, जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं, ये क्या होते हैं, लिखित में होता ना। इसमें जो भाई जो जनसंचार होता है किसके जरिए होता है, लिखा होता है ना, प्रिंट होता है ना। अरे भाई जैसे सुबह अखबार आता है, या कोई पत्रिका आती है, कोई मैगजीन जो आती है, बहुत दुनिया भर की मैगजीन चलती हैं, क्या है ये, क्या है, लिखित जनसंचार है। या मुद्रित मतलब छपा हुआ है, लिखित मतलब हाथ से किसी व्यक्ति ने लिख रखा है, क्या है, लिखित और मुद्रित जनसंचार में हम किसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, जैसे अखबार है, पत्र है, पत्रिकाएं हैं। आप सबने को पता ना कि सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ था, और फिर कागज़ के आविष्कार के बाद क्या वहाँ पर प्रिंट होने लग जाता है, और बाद में अखबार, न्यूज़पेपर, दुनिया भर की चीज़ें चलती थी। और जब अखबार नहीं था उससे पहले लोग क्या करते थे, भैया बेल पत्र पर, ताम्रपत्र पर, जो बेल पत्र होता नहीं उस पर लिखते थे ना, लिखा जाता था। जो धातुएँ होती जैसे तांबा होता था या कोई अन्य धातु होती उस पर लिखा जाता था, जैसे पत्थर पर लिखते थे। और जब कागज़ आया तो लोगों ने कागज़ पर लिखना शुरू किया। और लिखित और मुद्रित जनसंचार में क्या होता है, पत्र और पत्रिका होती है। जैसे
वो नहीं, यही लिखित जनसंचार है। उसके बाद क्या है, सिनेमा। अगर हम सिनेमा की बात करें तो सिनेमा भी एक जनसंचार का माध्यम है। और जैसे हम बात करें 28 दिसंबर 1885 को ल्यूमियर बंधुओं ने फ्रांस में सिनेमा का पहला प्रदर्शन किया। सिनेमा को तकनीकों को विकसित रूप माना जाता है, जिसका श्रेय अमेरिका को दिया जाता है। भारत में, अगर इंडिया की बात करें, भारत में जो सिनेमा यानी जो फिल्में हैं ये कब आई, 1899 में आती है, ठीक है। और भारत में जो पहली फिल्म है वह राजा हरिश्चंद्र थी, जो जिसको टेलीकास्ट किया गया था। और शुरू में छोटी छोटी फिल्में बनती थी और बाद में दादा साहब फाल्के ने एक पहली फिल्म बनाई थी, एक मूक फिल्म थी क्या, राजा हरिश्चंद्र, जिसका प्रसारण कब किया गया था, 1913 में। और पहली बोलती फिल्म कौन सी, आप सबको पता कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा है, जो भारत में बनी थी, ठीक है, जिसके जरिए बनी थी। और कैसे से भारत में जब सिनेमा का आगमन होता है तब सिनेमा क्या भाई, जैसे मनोरंजन है, सामाजिक वातावरण है, इस सबको बनाने में काफ़ी सशक्त हैं। जो फिल्म होती, जो सिनेमा था, उसमें क्या होता है, उसमें जैसे गीत होता है, संगीत होता है, उसमें फोटो होती है, उसमें जो हीरो होते हैं वो क्या करते हैं, कलाकारी करते हैं। और सिनेमा के जरिए क्या होता है भाई, कोई सामाजिक समस्या है, कोई पौराणिक कथा है, देश प्रेस से जो घटनाएं होती हैं उनको क्या बताया जाता है ना। तो सिनेमा भी क्या है, एक दूर संचार का माध्यम है। सिनेमा किसको बोलते हैं, दूर संचार के माध्यम में सिनेमा भी आता है। उसके बाद क्या है, रेडियो। अगर हम लोग रेडियो की बात करें, देखो बताया जाता कि देखो जब विद्युत जो चुंबकीय तरंग थी, क्योंकि बिजली की जो तरंगें होती हैं, जब इनका आविष्कार होता है और बिना तार के माध्यम से संदेश भेजने की, पहले क्या होता, तार के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे, और जब बिना तार के संदेश भेजने की तकनीक विकसित होती है तो क्या होता है, आगे चल करके 1885 में क्या नाम है, मार्कोनी ने क्या किया, रेडियो तरंगों के बिना तार से संदेश भेजने का काम किया था। यहीं से कह सकते कि जनसंचार में एक क्रांति होती है। और 1896 में लंदन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के माध्यम में बड़ा परिवर्तन। इस प्रकार से क्या होता है कि रेडियो का आविष्कार होता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया है भाई, मार्कोनी ने किया था, ठीक है। और रेडियो भी क्या है, एक जनसंचार का बड़ा माध्यम है। अगर हम कहें फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार तक बताया जाता कि जो रेडियो है जनसंचार का बड़ा माध्यम था। जब युद्ध होता था ना, अगर कोई खबर ओबर भेजनी होती थी तो किस पर आती थी, रेडियो पर ही आती थी। रेडियो जो है भारत में सबसे बड़ा जनसंचार का माध्यम है। आप सबको पता होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको मन की बात कहाँ पर करते हैं, रेडियो पर करते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि जो रेडियो है भाई गांव गांव के लोग सुनते हैं, दूर दराज तक, जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची है, जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है, वहाँ पर भी क्या है, रेडियो को पहुँच है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में तो रेडियो का खूब यूज किया गया था, ठीक है। और यहाँ तक बताया जाता है कि अगर मान लो कि एटमिक हमला हो गया, एटम बम का हमला हो गया था, वहाँ भी रेडियो काम करता, बल्कि अन्य सारे संसाधन क्या हुआ, फेल हो जाते हैं, लेकिन रेडियो हमेशा, रेडियो भी क्या है, जनसंचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। भारत में भी रेडियो का आविष्कार होता और बाद में यहाँ पर रेडियो को बोला जाता है कि जनसंचार माध्यम है जिसने क्रांति लेकर के कर दी। क्या, जिसने क्रांति कर दी, किसने, रेडियो ने। क्योंकि रेडियो से क्या भाई, समाचार बड़ी जल्दी भेजे जाते थे। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड में तो था, उसी प्रकार से भारत में देखोगे तो पहले जैसे जो रेडियो की शुरुआत होती है वो लंदन से। जैसे आप सबने रेडियो सुना होगा ना, BBC लंदन, BBC का वर्ड नाम सुना, BBC लंदन। BBC लंदन क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, वहाँ संचार जो होता है रेडियो को लेकर के बना था। शुरू में मोस्टली पता है कि हमारा देश भाई इंग्लैंड का गुलाम था, तो जो रेडियो की स्थापना होती है भारत में, वो जो अंग्रेज है उनके माध्यम से स्थापना की गई। शुरू में अगर बात करें तो भारत में जहाँ कौन कौन से रेडियो स्टेशन थे, जैसे कलकत्ता था, मुंबई था, मद्रास था और लखनऊ था, ये रेडियो बनते। और आज का देखो तो आज तो बहुत सारा रेडियो स्टेशन बन गए अलग अलग, जब से आया। अब तो मोबाइल में भी रेडियो आता है, ठीक है। तो रेडियो भी क्या है, जनसंचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। उसी प्रकार से टेलीविज़न यानी जो टीवी है, अगर हम बात करें वर्ष 1923 में टेलीविज़न के माध्यम से चित्र, देखो टेलीविज़न में क्या होता है, देखो अगर हम बात करें रेडियो में तो भाई आवाज़ आती है, लेकिन टेलीविज़न में आवाज़ भी आती है और चित्र भी आता है। तो टेलीविज़न को भी कह सकते हैं कि जनसंचार का एक बड़ा क्या माना जाता है, क्रांति मानी जाती है जब टेलीविज़न का आविष्कार होता है। और इसके साथ जो टेलीविज़न है 1926 में स्काउट वैज्ञानिक जॉन लोगी ब्रैड ने टेलीविज़न प्रणाली का प्रसार किया। भारत में जो दूरदर्शन है, अधिकृत भारतीय टेलीविज़न का 15 सितंबर 1959 से, जब हमारा देश आज़ाद होता यानी 15 सितंबर 1959 में दिल्ली से क्या होता है,
टेलीविज़न चलता है। 1996 में मुंबई में दूसरा प्रसारण केंद्र खोला जाता है, किसका? टीवी का, टेलीविज़न का। 1975 में कलकत्ता में, मद्रास में, और फिर कह सकते हैं पूरे भारत में क्या होता है? टेलीविज़न। देखो टेलीविज़न को भी कह सकते हैं कि क्या है? जनसंचार का एक बड़ा माध्यम है। भाई जो हमारी टीवी है, अब प्रेजेंट टाइम में तो टीवी को तो सबसे बड़ा जनसंचार का माध्यम माना जाता है। एक समय रेडियो बहुत बड़ा जनसंचार का माध्यम हुआ करता था, लेकिन अगर आज देखो तो आज जो टीवी है, आज जो मीडिया है, अगर आप देखो टेलीविज़न मीडिया को हम मुख्य मीडिया मानते हैं। बल्कि आज तो जब से इंटरनेट आ गया है, वहाँ पर भी तमाम तरह के यूट्यूब चैनल बन गए हैं या तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो जनसंचार के माध्यम है। लेकिन आज भी आप देखेंगे जो न्यूज़ चैनल है, जो टीवी है, उसको ही क्या माना जाता है? दूरसंचार का एक बड़ा माध्यम माना जाता है। अखबार भी हैं, हमने जब शुरू में बात की थी। लेकिन टेलीविज़न की अगर बात करोगे तो दूरसंचार का टेलीविज़न क्या है? भाई टेलीविज़न में क्या था? रेडियो में तो सिर्फ आवाज़ जाती थी, न तो कोई चित्र जाता था, न तो कोई फ़ोटो जाती थी। टेलीविज़न में क्या होता है? इसमें चित्र भी जाता है और साथ साथ इसमें दिखता भी है, वीडियो भी चलता है और इसमें आवाज़ भी जाती है। तो जनसंचार क्रांति में कह सकते हैं टेलीविज़न भी एक बड़ा क्रांति के रूप में हम इसको जानते हैं। टेलीविज़न के बाद है नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो नए नए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, नए नए में कह सकते हैं, जैसे आज के मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये नए नए क्या हैं? जनसंचार के माध्यम है। आज अगर बात करो सोशल मीडिया की कितनी पकड़ है भाई। सोशल मीडिया की बात करो, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, ये क्या है? जनसंचार के बहुत बड़े माध्यम हैं। इनके जरिए तो जो खबर है ना, सेकंडों में पहुंच जाती हैं। व्हाट्सएप से मैसेज भेजो, तुरंत पहुंच रहा है। व्हाट्सएप तुम सबने सुना होगा ना, कितनी अफवाह फैल जाती है। आज जो मोबाइल है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल पहुंच गया है। अगर टीवी है, रेडियो है, अखबार है, इनसे जो खबरें भेजी जाती थी थोड़ा समय लगता था, टाइम लगता था। अखबार में तो एक दिन लग जाता था, रेडियो में कुछ समय लग जाता। भाई रेडियो कोई सुन रहा नहीं सुन रहा। लेकिन कह सकते जब से नए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जब से कह सकते इंटरनेट आया है, जब से कंप्यूटर और मोबाइल आए हैं, तब से कह सकते कि जनसंचार के माध्यम में एक क्रांति हो गई। अब तो 1 मिनट में, 1 सेकंड में अगर कोई बात भेजनी हो तुरंत ही चला जाता है। व्हाट्सएप से तुरंत मैसेज चला जाता है, तुरंत लोगों को एक बड़ी, यानी कह सकते हैं कि कुछ ही सेकंडों में एक बड़ी जनसंख्या को जो सूचना देनी है आज दी जा सकती है। जिसके जरिए कौन? जो नवीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, उसी में जो सोशल मीडिया है, जैसे मैंने बताया, जैसे यूट्यूब है, जैसे आप देखोगे गूगल है, फेसबुक है, ये जितने सोशल मीडिया के संसाधन हैं, ये भी क्या है? ये भी अगर इनको जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी जनसंचार के माध्यम है। ये भी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन इनमें जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है बहुत तेज़ गति से होता है। किसमें? जो नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ठीक है, देखिए अगला जो है 1.5 में अगर आप देखेंगे तो क्या क्वेश्चन पूछता है, पूछ सकता है कि रेडियो के विभिन्न विभाग कौन कौन से। भाई जो रेडियो होता है, जैसे कहीं पर भी रेडियो केंद्र होगा तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। पहला डिपार्टमेंट कौन सा होता है? कार्यक्रम विभाग। कार्यक्रम विभाग का मतलब कि रेडियो पर कौन सा कार्यक्रम कब आएगा, कौन सा कार्यक्रम कब प्रसारित किया जाएगा, इसमें क्या होता है? एक विभाग होता है। जैसे मान लो रेडियो तुमने सुना होगा ना कभी, भाई जैसे उसमें गाने आ रहे हैं, कभी नाटक आ रहा है, कभी महिला कार्यक्रम आता है, कभी इसमें खेल आता है, कभी इसमें समाचार आता है। तो ये जो अलग अलग कार्यक्रम आते हैं, ये कौन सा कार्यक्रम कब दिया जाएगा, कब प्रसारित किया जाएगा, इसके लिए एक डिपार्टमेंट हो जिसको क्या बोला जाता है? कार्यक्रम विभाग। और उसी प्रकार से रेडियो में क्या होते हैं? कई प्रकार के अधिकारी होते हैं। देखा ना, जैसे रेडियो में जैसे निदेशक होता है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको बोलते हैं निदेशक। फिर होता है उपनिदेशक, उससे छोटा होता है। फिर होता है सहायक निदेशक, वो भी अधिकारी। एक होता है कार्यक्रम अधिकारी होता है, जो कार्यक्रमों को देखता है कि भाई कौन सा कार्यक्रम किस टाइम पर आएगा। फिर होता है कार्यक्रम निष्पादक, यानी कौन सा कार्यक्रम ठीक है, कौन सा कार्यक्रम गलत है। फिर होता है उद्घोषक यानी जिसको हम रेडियो जो कोई बोलते हैं ना, जो उद्घोषणा करता है। जैसे बीच बीच में आकर के बोलता है ना, देखो सुना नहीं होगा रेडियो में, अब हम सुनेंगे ये फलाना कार्यक्रम आएगा। जो उद्घोषक होता ना, इस शुरू करता है लास्ट में ख़त्म करता है। उद्घोषक ना जैसे आके बताएगा ना कि भाई अब फलाना कार्यक्रम आएगा। जैसे मान लो आप बताएगा अब बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, फिर पूरा कार्यक्रम चलेगा। फिर बाद में अगर कि अब हम समाचार सुनेंगे, समाचार आ गया, फिर बोलेगा कि अब हम नाटक पर जाएंगे। ये उसको क्या बोलते हैं? उद्घोषक बोलते हैं। जो क्या करता है? बीच बीच में आकर के उद्घोषणा करता है कि अब फलाना कार्यक्रम आएगा, फलाना। रेडियो में ऐसे ही चलता है, ठीक है, उद्घोषणा की जाती है, उद्घोषक होता है। विभिन्न
अन्य अधिकारी काम करते हैं। रेडियो में क्या होता है, और भी बहुत सारे अधिकारी क्या करते हैं, काम करते हैं। और आवश्यकता अनुसार कह सकते हैं कि इसमें आकस्मिक यानी कैजुअल कलाकार भी काम करते हैं, जैसे उद्घोषक है, कैंपियर है, इस प्रकार के भी अधिकारी। नहीं, अगर आप देखेंगे तो जो कार्यक्रम विभाग होता है ये क्या करता है कि जैसे कौन सा कार्यक्रम कब घोषित किया, जैसे महिलाओं को लेकर के कार्यक्रम है, नाटक है, खेल है, बाल कार्यक्रम है, समाचार है, किशोर जगत है, कौन सा कार्यक्रम कब घोषित किया प्रसारित किया जाएगा, इसकी जो देख रेख करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्यक्रम विभाग। दूसरा कौन सा विभाग है, तकनीकी विभाग। टेक्निकल जो होता है, भाई रेडियो में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई, जैसे मान लो आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो कौन ठीक करेगा, तकनीकी विभाग का मतलब जो इंजीनियर हैं, जो सारा देखते हैं कि भाई आवाज़ सही जा रही है या आवाज़ में कोई खर 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 तो नहीं कर रहा कहीं, या रेडियो में जो वॉइस है उसमें नॉइस तो नहीं आ रहा है, या वहाँ पर जो गाने बज रहे हैं या उसमें जो भी प्रसारण किया जा रहा है। तो तकनीकी विभाग कह सकते हो कि क्या देखता है कि जो पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट है, यानी जो इंजीनियर होते हैं। जब मान लो कि कई बार रेडियो जैसे है, रेडियो का मान लो कि चल नहीं रहा है, या उसमें जो आवाज़ है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे उसमें सर्वर डाउन है या उसमें ट्रांसमीटर में कोई दिक्कत है, क्योंकि ट्रांसमीटर पर चलता है, ठीक है, या उसमें उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ख़राब हो गई है, तो रेडियो में जो तकनीकी विभाग होता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट। टेक्निकल डिपार्टमेंट यानी जैसे कंप्यूटर है उसकी देख रेख करेगा, माइक्रोफोन है या CD प्लेयर है जो कंप्यूटर है। दूसरा इसमें जो अभियंता होते हैं यानी जो इंजीनियर होते हैं, इसमें कई प्रकार के, जैसे सीनियर इंजीनियर है, फिर सहायक इंजीनियर है, फिर तकनीकी सहायक होते हैं जो टेक्नीशियन होते हैं। टेक्नीशियन क्या करता है भाई, कोई जैसे मान लो ट्रांसमीटर में कौन सी फ्रीक्वेंसी पर रेडियो पकड़ेगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी पर नहीं पकड़ेगा। जैसे रेडियो में कभी आवाज़ ही नहीं जा रही है या आवाज़ में इको आ रहा है, जैसे मैंने बोला ना, या जो आवाज़ जा रही रेडियो में उसमें कई बार डबल आवाज़ हो जाती है रेडियो में, तो जो उसमें अगर वॉइस को लेकर के, या मान लो कि रेडियो का प्रसारण तो हो रहा है लेकिन बीच बीच में आवाज़ कट जा रही है, तो इस प्रकार की जब समस्या थी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कौन ठीक करेगा। अरे भाई जैसे रेडियो में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आवाज़ नहीं जा रही, आवाज़ कम ज़्यादा हो रही या आवाज़ धीमी जा रही, तो इसको ठीक कौन करेगा। इसलिए तकनीकी डिपार्टमेंट जो जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट, जिसमें इंजीनियर होते हैं और पूरा ठीक करते हैं। ये अगला तीसरा कौन सा विभाग होता है, प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाग जो होता है क्या करता है, यह जो रेडियो में जो लोग काम करते हैं उनके बजट को देखता है, किसकी भर्ती की जाएगी, किसको निकाला जाएगा, या किसको कितनी सैलरी मिलेगी, इसकी कौन देखता है, ये प्रशासनिक विभाग। यानी रेडियो का जो पूरा प्रशासन होता है उसकी देखरेख कौन करता है, प्रशासनिक विभाग का भी भर्ती की जाती है। प्रशासनिक विभाग में कह सकते हैं कि इसमें रेडियो का जो है कार्यालय जो उसका रखरखाव कैसे होगा, या उसका लेखा जोखा किया जाता है, भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है, या उसमें जो लोग भर्ती हैं, जैसे रेडियो में हर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको सैलरी मिलेगी कि कितनी मिलेगी, इस सारा कौन देखता है, उसका जो प्रशासनिक विभाग होता है। रेडियो पूरा रखरखाव है, जैसे कितना लाभ हो रहा, कितना हानि हो रही है, या कहाँ पर कितना पैसे लगने हैं, कोई खरीद होनी है, कुछ भी होना, तो कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, इसके अगर देखोगे तो कौन सा होता है भाई, प्रशासन विभाग। यानी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है प्रशासन। रेडियो का जो प्रशासन है उसको कौन देखता है, प्रशासनिक विभाग होता है। इसमें भी कई प्रकार के अधिकारी होते हैं। जैसे मान लो रेडियो में भाई किसी रेडियो जॉकी की भर्ती करनी है, या रेडियो में मान लीजिए भाई ट्रांसमीटर लगना है, या रेडियो में अगर कोई खराबी आ गई तो उसको ठीक किया जाएगा, तो भाई कोई उपकरण खरीदा जाएगा, कोई भी चीज़ खरीदेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। तो यही जो प्रशासनिक विभाग है इस पूरे देख रेख करता है रेडियो में। रेडियो की पूरी जो देख रेख है, कितना लागत आ रही, कितना खर्चा आ रहा, कितना पैसा आ रहा है, या रेडियो में जो विज्ञापन आती है इसका रखरखाव कौन करेगा, यही पूरा प्रशासनिक विभाग करता है। जो ऐड होते हैं रेडियो में तो दुनिया भर के प्रचार आते हैं, इसकी देख रेख कौन करेगा, यही प्रशासनिक विभाग करता है। अगला होता है वाणिज्यिक विभाग। ये क्या करता है, बदलते परिवेश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक विभाग में रेडियो का केंद्र होता है, और यह क्या करता है, विज्ञापन लेकर के आता है। वाणिज्यिक विभाग क्या करता है, जैसे विज्ञापन आते हैं, प्रसारण केंद्र पर बाजारवाद संस्कृति के अलग नहीं चाहता है। यही कारण होता है कि हर रेडियो में क्या होता है कि नई नई योजनाएं बनती रहती हैं, ठीक है। वाणिज्यिक विज्ञापन जो यानी जो ऐड आती है ना, इसकी देखरेख कौन करता है, इसके लिए कॉमर्शियल ऐड डिपार्टमेंट बनाया जाता है। इसी कारण से विज्ञापन व लेखन तथा रेडियो में अंतर्गत में सशक्त माध्यम देखो ना, रेडियो में जो एक पूरा ऐड डिपार्टमेंट होता है, विज्ञापन डिपार्टमेंट, वो देखता कि भाई कौन सी ऐड आएगी। दुनिया भर की ऐड आती है ना, जैसे सरकार भी रेडियो पर ऐड देती है, तमाम तरह की कंपनियां भी ऐड देती हैं। तो इसमें क्या होता है, एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं वाणिज्यिक विभाग।
दुनिया भर के जो विज्ञापन विभाग भी कह सकते हो कि विज्ञापन विभाग होता है रेडियो में। जैसे रेडियो में जो प्रचार आते हैं, जो ऐड आती है ना, जैसे भाई साबुन की आ रही, निरमा की आ रही, शैम्पू की आ रही, जूतों की आ रही है, सरकार भी उसमें प्रचार अपना करती रहती है, ठीक है। इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट होता है? वाणिज्यिक, या कह सकते हैं कि इसमें विज्ञापन विभाग भी होता है, जो कौन सी ऐड आती है कौन सी नहीं आ रही इसकी देखता। इसी प्रकार से देखोगे रेडियो में और भी कई विभाग आप लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी बना सकते हो। रेडियो में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एक होता है, जैसे मैंने ना, जो लोगों की भर्ती की जाती है या लोगों को जो प्रमोशन होता है वो तो पूरा प्रशासनिक विभाग देखता है, लेकिन प्रशासनिक विभाग में भी कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे मतलब तकनीकी विभाग है तो तकनीकी विभाग में इंजीनियर अलग होते हैं और भी दूसरी प्रकार की भी तकनीकी होती हैं। जैसे तकनीकी में अगर आप देखोगे, जैसे ट्रांसमीटर है, फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी पर रेडियो पकड़ रहा, कि रेडियो नहीं पकड़ रहा, इसको ठीक करना, ये पूरा तकनीकी विभाग देखता है, ठीक है। कार्यक्रम विभाग कह सकते हो कि ये भी देखता है कि कौन सा कार्यक्रम कब घोषित किया जाएगा। दूसरा, कार्यक्रम विभाग में कई सारे अधिकारी होते हैं, जैसे भाई जैसे उसमें निदेशक है, उपनिदेशक है, सहायक निदेशक है, उद्घोषक है, ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के वहाँ पर जो लोग किस विभाग में होते हैं, एक कार्यक्रम विभाग में इनकी भर्ती की जाती है। कब कौन सा कार्यक्रम आएगा, कितने घंटे को आएगा, कितना मिनट का आएगा, हर कार्यक्रम सही समय पर आए या ज़्यादा समय नहीं ले, इस सभी की देखरेख कौन करता है? कार्यक्रम विभाग करता है, ठीक है। अगला जो चैप्टर है देखिए, क्या चैप्टर नंबर 2 क्या है? रेडियो का इतिहास, यानी रेडियो का आविष्कार कब हुआ है, रेडियो का प्रारंभ कब हुआ, विदेश में रेडियो का या भारत में रेडियो का इतिहास कैसे रहा है, ठीक है, इसको लेकर के देखते हैं, ठीक है। अपना देखिएगा 2.3 में क्या, भारत में रेडियो का इतिहास। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत में रेडियो के प्रसारण का इतिहास बताओ। देखो भारत में जो रेडियो का प्रसारण है भाई, जब हमारा देश गुलाम था तभी भारत में रेडियो आ गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तभी भारत में रेडियो आ गया था। भारत में रेडियो कब आया है? 23 जुलाई 1927 को भारत में रेडियो आता है। कहाँ पर आता है? रेडियो की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंबई से। भाई क्या क्यों, मुंबई भी क्या थी, अंग्रेजों की क्या एक प्रेसिडेंसी थी ना, वहीं से इसकी शुरुआत की जाती है। भारत के तत्कालीन वायसराय, ये उस समय जो जब रेडियो का आविष्कार भारत में रेडियो आता है उस समय वायसराय कौन है? लॉर्ड इरविन। एक अंग्रेजी अधिकारी था जिसका नाम क्या था भाई? इरविन, लॉर्ड इरविन। इसने मुंबई में कह सकते हैं कि रेडियो का उद्घाटन किया है। उसी वर्ष कह सकते हो कि 26 अगस्त 1927 को क्या होता है, एक और रेडियो स्टेशन खुलता है। कहाँ पर खुलता है? कलकत्ता में। क्या? कोलकाता या कोलकाता के लिए, कोलकाता में खुलता है। यानी कह सकते हैं कि भारत में रेडियो का आविष्कार 1927 में होता है, यानी भारत में जो रेडियो 1927 में आता है, कहाँ पर आता है? मुंबई, और दूसरा कोलकाता में होता है। उस समय यानी हमारा देश क्या था भाई? गुलाम था, ठीक है। और रेडियो कौन लेकर के आया था उस समय? वायसराय कौन है? लॉर्ड इरविन था, ठीक है। हालांकि भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 में प्राइवेट कंपनियों और क्लबों के द्वारा होता है। देखो भारत में जब रेडियो होता ना तो इसका प्रसारण कौन करता था? प्राइवेट कंपनियां करती थी, और कुछ क्लब होते थे जिसका क्या करते थे? रेडियो का प्रसारण करते थे, ठीक है। और उस समय जो रेडियो का प्रसारण होता था और डाक तार विभाग के आसपास में होता था, और ये मुंबई में होता था ज़्यादातर। उन दिनों कह सकते जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर रेडियो के क्लब होते थे, जिसे जो हल्के फुल्के मनोरंजन कार्यक्रम होते थे। देखो अंग्रेजों के 3 सेंटर हैं भारत में। एक तो सबको होता है अंग्रेज जो है भारत में 3 जगह पर हैं, एक तो मुंबई में केंद्रित हैं, दूसरा कोलकाता में है, और तीसरा मद्रास में है। और रेडियो का जो भी केंद्र खुलता है पहले मुंबई में खुलता है, फिर क्या खुलता है? कलकत्ता में खुलता है, और एक मद्रास में। यानी अंग्रेज के समय अगर देखोगे तो रेडियो का आविष्कार सबसे पहले मुंबई में हुआ, फिर रेडियो दूसरा कहाँ पर खुला? कोलकाता में खुला, और फिर मद्रास में क्या था? वहाँ पर भी वहाँ की जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहाँ का एक क्लब था जो रेडियो के क्या करता था? कार्यक्रम करवाता था, ठीक है। इस रेडियो का क्लब का प्रसारण कह सकते 21 जुलाई 1924 से शुरू हुआ था। क्लब के सदस्य आपस में पैसा इकट्ठा करके, कैसे मद्रास में एक क्लब था, वहाँ के लोग आपस में क्या करते थे? पैसा इकट्ठा करते थे, और पैसा इकट्ठा करके क्या थे? उन्होंने एक ट्रांसमीटर लगाया था। क्या होता है? ट्रांसमीटर। और उसी पर क्या होता है? रेडियो का प्रसारण होता था, हल्के फुल्के कार्यक्रम आते। लेकिन कह सकते कि जो क्लब था उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा तो होता नहीं था भाई, छोटा मोटा क्लब था, पैसे जोड़ करके ट्रांसमीटर लगाया था। बाद में जो क्लब की हालत बहुत ख़राब थी, और बाद में ये जो रेडियो होता है उनका बंद हो जाता है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है रेडियो में पैसा। और क्या होता है कि 1926 में यह क्लब बंद हो गया, लेकिन लोगों में रेडियो को सुनने की जो रुचि थी बहुत बढ़ती है। और बाद में कह सकते हैं यही कारण था कि इस संबंध में सरकार आगे आती है, और सरकार जो ब्रिटेन की जो अंग्रेज सरकार थी वह
लोग क्या करते हैं, लोग सरकार से बातचीत करते हैं, अंग्रेज सरकार से, भाई भारत में भी रेडियो लगाया जाए। तो भारत में रेडियो को लेकर के कह सकते हो कि अंग्रेज लाइसेंस देते हैं। और लाइसेंस क्या बता, उस समय जो लाइसेंस मिलता उसका कंपनी का नाम था इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। पहली कंपनी कौन सी बनती है, इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनती है, जिसकी स्थापना की जाती है कब, 13 सितंबर 1926 को इसको लाइसेंस मिलता है। और कितना ट्रांसमिट, 1.5 किलो का ट्रांसमीटर लगा था, 1.5 किलो का था, ओनली 1.5 किलो का। इस कंपनी ने मुंबई और कलकत्ता में 1.5 किलोवाट के ट्रांसमीटर लगाए थे। यानी शुरू में जो रेडियो का स्थापना कहाँ पर, मुंबई में और कलकत्ता में। और कितना ट्रांसमीटर भाई, 1.5 किलो का होता था शुरू में, जो सरकार ने लगवाए थे। ठीक है, इन केंद्रों पर लगभग 55 किलोमीटर के दायरे में कार्यक्रम सुने जा सकते। यानी शुरू में जो रेडियो सुना जाता था ना, ओनली 55 किलोमीटर तक ही सुना जा सकता था। यानी पूरा देश सुन लेगा, ओनली 55 किलोमीटर में ही सुना जाता था, उसके बाहर कोई नहीं सुन सकता था, यानी उतना ही पकड़ता था। ठीक है, लाइसेंस से कंपनी की आय इतनी नहीं होती थी कि वह अपना सारा काम कर सके। कंपनी ट्रांसमीटर का खर्च, रखरखाव और कार्यक्रम का वहन नहीं कर पाई। इसलिए कंपनी ने सरकार से अनुरोध किया कि वह आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करे। कंपनी जो थी, प्राइवेट कंपनी थी भाई, रेडियो का रखरखाव नहीं कर पाती, पैसा बहुत खर्च आता था। तो उसने क्या किया, अंग्रेज सरकार की रिक्वेस्ट की भाई कि इसको सरकार कुछ मदद करे। तो सरकार क्या करती है, जो इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी उसका नाम बदल के क्या बन जाता है, इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया जाता है। नाम बदल के क्या होता है, सरकार इसको मदद करती है। और सरकार 9 अक्टूबर 1931 को इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को बंद करने का निर्णय लेती है, और जिसका भारी विरोध होता है। जनमास की रुचि और आक्रोश को देखते हुए सरकार आगे निर्णय लेती है कि सरकार कंपनी के विकास के लिए 40 लाख रुपए देती है। और आगे चल करके क्या होता है कि भारत में एक अंग्रेजी अधिकारी आता है, जिसका नाम क्या है, यानी कंट्रोल ऑफिसर ब्रॉडकास्टिंग के पद पर नियुक्त किया जाता है। दिल्ली में रेडियो की स्थापना होती है, और सरकार ने 1934 में 2.5 लाख रुपए किए थे। भाई क्या होता है, भारत में फिर दिल्ली में रेडियो की स्थापना की जाती है, और कितना पैसा सरकार ने दिया था, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि लोग रेडियो सुनना चाहते थे, क्योंकि पहले जो रेडियो चला वो भाई प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट कंपनियां थी, खर्चा बहुत आता था रेडियो में। ठीक है भाई, जब खर्चा बहुत आता था तो प्राइवेट कंपनी वहन तो कर नहीं सकती थी, इसलिए क्या होता था, वो बंद कर देती थी। बाद में सरकार ने इसको शुरू किया, और 2.5 लाख रुपए की मदद करती है। सरकार ने आय में वृद्धि के लिए ग्रामोफोन, रिकॉर्ड तथा रेडियो सेट का आयात किया, और 50% तक वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप क्या थे, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की आय में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा भारत में ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का प्रसारण होता है। भारत सरकार के लिए एक अलग ऑफिस खोला गया। उस समय यह ऑफिस उद्योग और श्रम विभाजन के, यानी कह सकते हैं कि पहले रेडियो जो था, जो उद्योग विभाग है, श्रम विभाग है, उसके अंतर्गत रेडियो को रखा गया था। ठीक है, आगे समय अगस्त 1936 में बीबीसी के श्री SW भारत आते हैं, और उन्होंने कह सकते हैं कि भारत में ना इंजीनियर का पद संभाला था। बीबीसी का नाम सुनो का ना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनी है, ब्रिटेन में रेडियो को लेकर के, आज को लेकर के कह सकते हैं बीबीसी का बहुत बड़ा नाम भाई पूरी दुनिया, बीबीसी का। और बीबीसी जो था, बीबीसी का एक बहुत बड़ा अधिकारी था, वो भारत आता है, और भारत में क्या करता है, रेडियो का उसको क्या पद, उसको इंजीनियर बनाया जाता है। 8 जून 1936 को क्या होता है, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल करके क्या हो जाता है, ऑल इंडिया रेडियो रख दिया। ऑल इंडिया रेडियो किसने रखा है, अंग्रेजों ने। क्या था, पहला इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल गया, अब क्या बन गया, ऑल इंडिया रेडियो। और इसका दिल्ली से प्रसारण होता है, और भारत के अब सभी शहरों में, कुछ सीमित शहरों तक इसका प्रसारण। अगर शुरू में देखोगे तो भारत में जो रेडियो का प्रसारण है वह लगभग कुछ ही शहरों में, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, चेन्नई है, इन्हीं शहरों में होता था। और रेडियो का नाम क्या कर दिया था, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, 9 सितंबर 1937 को कह सकते हो कि इस रेडियो में समाचार वाचक भी आ जाते हैं, जैसे न्यूज भी पढ़ी जाने लग जाती है, रेडियो में आने लग जाती है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें डायरेक्ट ऑफ न्यूज भी आने लग जाती है, न्यूज रीडर भी हो जाते हैं, जिन्होंने रेडियो में समाचार भी आने लग जाते हैं। ये तो भाई अंग्रेज समय रेडियो था। अब जब भारत स्वतंत्र होता है तब रेडियो कैसे बढ़ा आगे देखिएगा। भाई हमारा देश 15/1947 को आज़ाद हो गया। तो भाई जब देश आज़ाद हुआ तो क्या होता है कि 1 नवंबर 1947 को जालंधर में रेडियो स्टेशन खोला गया। देश को आज़ाद होते ही पहला रेडियो स्टेशन कहाँ खुला, जालंधर पंजाब में खुला। ठीक है, 1 जुलाई 1948 को श्रीनगर में भी रेडियो स्टेशन खोल दिया गया, जालंधर
और कह सकते हैं कि वहाँ पर भी ट्रांसमीटर लगाए जाते हैं। देश की संस्कृति और एकता बनाए रखने के लिए रेडियो की एक बड़ी भूमिका रही। स्वतंत्रता के बाद क्या होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, इनको सूचना प्रसारण मंत्री बनाया जाता। किसको? वल्लभ भाई पटेल को सूचना प्रसारण मंत्री। और जिस समय देश का बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब भारत में 6 रेडियो, देखो जब भारत आज़ाद होता है तब भारत में ओनली कितने रेडियो स्टेशन हैं? 6 हैं। कितने भाई? ओनली 6 थे, ठीक है। लेकिन क्या होता, आगे 6 कौन कौन से थे मैं नाम बताता हूँ। जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुपल्ली, लखनऊ, ये 6 ही थे। और 3 रेडियो स्टेशन पाकिस्तान में चले गए थे। जैसे कौन कौन से? जैसे लाहौर, पेशावर, ढाका, ठीक है। और आगे चलकर क्या कहा कि भारत में जो सरकार आती, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार, जो हमारी सरकार देश की होती है, देश के कोने कोने में रेडियो स्टेशन की स्थापना की जाती है। और 1957 को भारतीय परंपरा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके आकाशवाणी रख दिया जाता है। क्या है? अंग्रेजों ने रेडियो का नाम क्या रखा था? ऑल इंडिया रेडियो। और ऑल इंडिया रेडियो का नाम कब बदला जाता है? 1957 में। और सरकार क्या करती थी, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को ध्यान में रखते हुए रेडियो का नाम क्या रखा गया? आकाशवाणी। आज़ादी के बाद भारत में लोकतंत्र आया और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में पंचवर्षीय योजना बनाई। और इन योजनाओं की जो कहानी है रेडियो के माध्यम से देश देश तक पहुँचती है। भारत में सामाजिक हो, आर्थिक हो, औद्योगिक प्रगति हो, शैक्षिक विकास हो, इसमें रेडियो की एक बड़ी भूमिका हमें देखने को मिलती है। और कहते हैं कि जो ऑल इंडिया रेडियो था उसका नाम बदल के आकाशवाणी हो जाता है। और देश जब आज़ाद होता है उसके बाद कह सकते हैं कि देश के सभी बड़े महानगरों में रेडियो की स्थापना की जाती है और रेडियो का प्रसारण होता है। और रेडियो के माध्यम से भारत में कह सकते हैं कि समाज है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, उद्योग है, शिक्षा है, कृषि है, सभी में विकास हमें देखने को मिलता है। और कहते हैं रेडियो का जो आविष्कार है भारत के लिए वरदान साबित होता। जिसे मैंने बताया, आज भी अगर देखोगे जो प्रधानमंत्री जी हैं, किस पर भाई? रेडियो पर ही तो मन की बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पता है कि जो रेडियो है आज जो गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी पहुंच है। जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंचा है और जहां पर बिजली नहीं पहुंची वहां पर भी रेडियो पहुंचा है। यानी गांव-गांव तक भी रेडियो की पहुंच है। इसलिए देखा होगा ना कि मन की बात जो होती है रेडियो पर आती है। इसलिए समझ सकते हैं कि रेडियो कितना सशक्त माध्यम माना जाता है, ठीक है। हेलो, आकाशवाणी में कौन कौन से सेवाएँ आती हैं? देखो, फिर अगर बात करें जो रेडियो है उसमें कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं। पहले तो भाई समाचार सेवा विभाग होता है जिसमें न्यूज़ प्रसारित की जाती है ना। समाचार सेवा विभाग देखते हो ना, जिसमें तमाम तरह के समाचारों का प्रसारण किया जाता है। दूसरा क्या है? विदेशी प्रसारण की सेवा भी की जाती है, यानी जो दूसरे देश के जो समाचार होते हैं उनका भी प्रसारण किया जाता है। देखा होगा ना भाई। दूसरा एक विविध भारती है। विविध भारती क्या? वाणिज्यिक सेवा है। देखो, आकाशवाणी की विविध भारती सेवा 40 वाणिज्यिक प्रसारण केंद्र में, जैसे मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी में करती है। और प्रतिदिन 15 घंटों की सेवा करती कौन? विविध भारती, ठीक है। और विविध भारती के कितने केंद्र हैं? 18 केंद्र हैं जहां पर नियमित रूप से इनका प्रसारण किया जाता है। आज़ादी के बाद से ही कह सकते हैं कि भारत में कह सकते हैं कि प्रसारण की दिशा में विविध भारती का एक बड़ा योगदान है। इसमें मनोरंजन के कार्यक्रम के लिए रेडियो का एक अलग सेवा केंद्र 1957 में विविध भारती के नाम से शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य श्रोताओं को विशुद्ध रूप से संगीत और मनोरंजन। विविध भारती सुना हो ना, विविध भारती की इसलिए स्थापना की गई ताकि भाई जो हमारे देश के लोग हैं उनका मनोरंजन हो सके और साथ में उनका भाई संगीत मनोरंजन, इसके लिए स्थापना की गई विविध भारती की। और विविध भारती क्या है? रेडियो की एक बड़ी सेवा मानी जाती है। और रेडियो में और कौन कौन से सेवा विभाग हैं? जैसे समाचार सेवा विभाग है। समाचार में कहता है कि रेडियो के जरिए से जो भी न्यूज होती, जो भी समाचार होते हैं उसका प्रसारण किया जाता है। तो विदेशी प्रसारण सेवा, विदेशी प्रसारण सेवा में कह सकती जो दूसरे देशों की खबरें होती, दूसरे देशों के समाचार होते हैं, उसका भी प्रसारण क्या होता है? रेडियो के जरिए किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है 2.7 में, क्या आकाशवाणी की कौन कौन सी सेवा। आकाशवाणी की जो पहली सेवा जिसको हम क्या बोलते हैं? FM सर्विस, ठीक है। देखो कौन कौन सी पहली क्या, जैसे FM सेवा। FM सेवा हम देखते नहीं, जो हमारा जैसे जो FM सेवा का जो होता है खास जो FM होता है रेडियो जो सुना, जैसे आप देखो FM सेवा में जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई, मद्रास है, इन महानगरों में जो FM चैनल बनाए गए हैं जिस पर मनोरंजन के खूब सारे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। और कहते हैं जो FM 2004 तक कितने FM केंद्र थे? 139 थे। कुछ ही दिनों में FM प्रसारण के केंद्र की धूम मच गई। और FM और HW तथा मीडिया वेब के माध्यम से कहते हैं भारत में पीछे छोड़ दिया। और भारत में कह सकते हैं अब FM सेवा का केंद्र कई सारे हो गए। अगला जो FM सेवा केंद्र है, अगला कौन सा है? प्राइवेट रेडियो स्टेशन।
प्राइवेट रेडियो चैनल तो अब तो बहुत सारे हो गए प्राइवेट में, अगर देखोगे जैसे रेडियो मिर्ची है, रेडियो सिटी है, रेडियो एफएम है, जिसके जरिए प्रसारण किया जाता है ना, जो प्राइवेट जैसे रेडियो मिर्ची है या बिग एफएम है, रेडियो सिटी है, ये प्राइवेट चैनल हैं। यानी रेडियो में अब क्या बहुत सारे प्राइवेट चैनल भी आ गए, जैसे न्यूज में बहुत सारा प्राइवेट चैनल है, उसी प्रकार से रेडियो में भी क्या बहुत सारे प्राइवेट चैनल है। अगला सामुदायिक रेडियो क्या होता है? सामुदायिक रेडियो में होता है कि प्रसारण के क्षेत्र में लोग रेडियो टेलीविज़न यानी स्थानीय रेडियो स्टेशन की भी अवधारणा है। सामुदायिक रेडियो स्थानीय रेडियो की श्रेणी में आता है। सामुदायिक रेडियो का मुख्य प्रयोजन ग्रामीण क्षेत्रों तथा शैक्षिक, यानी जो सामुदायिक रेडियो होता है इसका काम क्या है भाई, जो ग्रामीण गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको शिक्षित करना है तथा उनमें शिक्षा का संचार करना है तथा उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना। सामुदायिक रेडियो में मोस्टली ये होता है कि भाई एक प्रकार से जो समुदाय है, एक प्रकार से जैसे गांव के लोग हैं, उनमें शैक्षिक संस्थाओं के जरिए क्या सूचना और शिक्षा का क्या करता है, प्रसार किया जाता है। अगला क्या, फोन इन कार्यक्रम। फोन इन कार्यक्रम में क्या होता है कि जैसे सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की सेवा प्रदान की जाए। आकाशवाणी सदा आगे रहा। आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम को श्रोता सुनते हैं, लेकिन सुनते समय कार्यक्रम पर अपनी राय नहीं दे सकते हैं, प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, मात्र सुन ही सकते थे। लेकिन अब कार्यक्रम में वो फ़ोन करके अपनी बात, फ़ोन इन कार्यक्रम होता नहीं जैसे फरमाइशी गानों, कोई फ़ोन करके बता नहीं भाई मेरी फरमाइश का गाना चला दीजिए, होता फ़ोन इन कार्यक्रम रेडियो पर खूब सारे आते हैं, फरमाइशी गानों का एक पूरा कार्यक्रम आता है, उस पर फ़ोन आता, फ़ोन उठाएगा, कोई बोलेगा मुझे फलाना गाना सुना दो, कोई बोलेगा मुझे इस गानों। फ़ोन इन कार्यक्रम में क्या होता है कि जो श्रोता होते हैं वो फरमाइश करते हैं, फरमाइशी गानों का एक पूरा प्रोग्राम आता है रेडियो पर, हफ्ते में 2 बार आता है, कहीं कहीं पर हफ्ते में 1 बार आता है, फ़ोन इन कार्यक्रम होता है, जिस पर जो आम जनता है, जो आम लोग जो रेडियो सुनते हैं वो फ़ोन करके क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं उनको। जैसे मान लो कई बार जैसे उसमें कोई डॉक्टर आया है, कई बार डॉक्टर को भी बुलाते हैं रेडियो वाले, जैसे किसी को कोई बीमारी है तो पूछ सकता है, जैसे दंत रोग विशेषज्ञ हैं, हड्डी रोग वाला है। उसी प्रकार से जो फ़ोन इन कार्यक्रम में क्या होता है कि जैसे मान लो कि गाने वाने फरमाइशी गानों का एक, जैसे आप विविध भारती को सुनोगे तो वहाँ पर फरमाइशी गानों का एक पूरा कार्यक्रम आता है कि उसमें लोग फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि मुझे फलाना गाना सुनना है, मुझे इस मूवी का गाना सुनना है, इसको कहते हैं फ़ोन इन कार्यक्रम भी होता है। ठीक है, अगला अगर देखो रेडियो ऑन डिमांड सेवा। रेडियो ऑन डिमांड सेवा का मतलब कि सूचना प्रौद्योगिकी विस्तार के साथ साथ आकाशवाणी में परंपरागत प्रसारण के साथ साथ तकनीकी कार्यक्रम भी आते हैं, जैसे इंटरनेट पर भी सुने जा रहे हैं। दूसरा देखा नहीं, जो मोबाइल पर भी हमारा रेडियो चल जाता है, सुना नहीं है, जो लीड लगाते हैं और मोबाइल में रेडियो चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियो ऑन डिमांड सेवा। यानी जब मन करे तब रेडियो सुन लो, आता नहीं जो मोबाइल में जो आता है जो हमेशा चलता रहता है, उसको रेडियो ऑन डिमांड सेवा। उसके बाद आकाशवाणी DTH सेवा है, यानी ऑल इंडिया रेडियो DTH के माध्यम से चलता है। जो हमारा टीवी है इसमें भी कई बार रेडियो चल जाता है। देखो प्रसार भारती की डायरेक्ट होम सेवा कि इस पर भी 16 दिसंबर 2004 को शुरुआत की गई थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। DTH के माध्यम से दूरदर्शन के 33 चैनल, आकाशवाणी के 12 चैनलों के माध्यम से प्रसारण को देखा और सुना जा सकता है। रेडियो चैनल को सुनने के लिए अलग से कोई रेडियो सेट की आवश्यकता नहीं, बल्कि टेलीविज़न के सेट पर ही रेडियो सुने जाते हैं। देखो DTH में क्या हो गया है कि जो हमारा टीवी है, टीवी में ही रेडियो सुना जाएगा, इसकी भी सेवा के प्रसारण किया। देखो रेडियो कहाँ सुन सकते हो भैया, मोबाइल में सुन सकते हो रेडियो को। दूसरा DTH में भी सुन सकते हो, जैसे टीवी पर भी, टीवी में भी कई बार रेडियो पकड़ लेता है, इसमें भी इसकी शुरुआत की गई है। फ़ोन इन कार्यक्रम में क्या होता है कि लोग फ़ोन करके बताते हैं फलाना गाना सुनना है, कोई जैसे कई बार डॉक्टर को बुलाया है, कोई समस्या है, ये भी होता है। उसी प्रकार से जैसे सामुदायिक रेडियो का था, जो गांव देहात के लोग हैं उनके लिए जो रेडियो की स्थापना की उसको सामुदायिक रेडियो है। प्राइवेट रेडियो का था, जो प्राइवेट केंद्र है, जैसे रेडियो मिर्ची है, रेड FM है, इस प्रकार से रेडियो सिटी है जो कार्यक्रम है। FM का मतलब है कि जो सरकार ने एक प्रकार से जो नए नए रेडियो केंद्र खोल रखे हैं उनकी बात करता है। ठीक है, हेलो, जो हमारा चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा क्या है, रेडियो की भाषा, संकेत और कोड। इसमें जो आप देखेंगे 3.4 में क्या है, रेडियो की विशेषता बताइए, दृश्यहीनता के लाभ। देखो रेडियो क्या करता है, कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। जैसे हम लोग रेडियो सुनते हैं तो क्या आदमी कल्पनाशील हो जाता है, यानी किसी चीज़ को सोचता है, समझता है। देखो टीवी, जैसे अगर कोई व्यक्ति ना फिल्म देखता, मूवी देखता ना, तो कुछ सोचता नहीं, क्योंकि इसमें जो घटनाएं होती लगातार घटती रहती हैं। ये भी बताया जाता है कि भाई अगर कोई आदमी लगातार लंबे समय तक अगर फिल्में देखेगा तो उसमें सोचने समझने की जो क्षमता है घट जाती है, ये सच्चाई है।
और कहे कि रेडियो को जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर में कल्पनाशीलता यानी सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ती है। देखो रेडियो सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू होता है कि ये जो श्रोता होते हैं यानी इसको जो सुनते हैं उनकी कल्पनाशीलता को जगाता है। दृश्य माध्यम में कल्पना के लिए बहुत कम गुंजाइश हो। देखो जैसे रेडियो कह रहा कि एक राजा था या कोई व्यक्ति था, तो जैसे कोई देखो जब चित्र नहीं चलते, देखो रेडियो में तो भाई चित्र नहीं आता है, जब चित्र नहीं चलता है तो रेडियो जो भी बात बोलेगा तो जो सुनने वाला है उसके माइंड में एक जो सीन चलता है उसको बोलते हैं कल्पनाशीलता। जैसे रेडियो में बताया जा रहा है कि जो कोई नाटक चल रहा है, कोई कहानी चल रही है, तो अब वो अपने सामने उस जो इमेज यानी उसका क्या लगता है, उसको एक इमेजिन कर लेता, सोच लेता है कि ऐसा होगा या ऐसा होगा। जैसे बोला कि एक सुंदर युवती या एक सुंदर लड़की की बात कर रहा तो इमेजिन कर लेगा, या राजा बोल रहा कि या कोई भी नाटक है, कहानी है, उसमें जो भी चीज़ें चल रही हैं, कोई भी अगर रेडियो में बताई जा रही तो उसमें एक तो दिखता नहीं है, उसमें सिर्फ आवाज़ है। और जब किसी चीज़ में हमें सिर्फ वॉइस दिखती है तो हम क्या करते हैं, उसमें जो भी चीज़ें बताई जाती हैं तो हमारे सामने क्या होती है, एक प्रकार से उसकी इमेजिन बनी, एक फोटो बन जाती है, एक चलचित्र आ जाता है ना। अरे एक बात बताऊं, जैसे आपको कोई कहानी सुनाए, कोई भी आपको कहानी सुनाता है तो कहानी जब सुनाता है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे उसके जो चित्र हैं आपके सामने चल रहे हैं ना, ऐसा होता है ना। तो वही बात करें कि जब हम रेडियो को सुनते हैं तो रेडियो हमारी कल्पनाशीलता को यानी सोचने समझने की जो क्षमता है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। वही मैंने बताना कि अगर कोई व्यक्ति देखो जब हम फिल्म देखते हैं, जो मूवी देखते हैं, हम उसमें अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाते, उस कल्पना नहीं करते, क्योंकि हमें हर एक चीज़ दिखती रही है। वैसे मैंने बताया कि भाई बताया जाता है, लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक फिल्में देखता है तो उसको सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें हर एक कुछ भी समझना नहीं है। तुम सबने देखा होगा ना कि फिल्म हर आदमी देखने जाता, अनपढ़ भी देखने जाएगा, पढ़ा लिखा भी देखने जाएगा, कैसा भी आदमी सब फिल्म देखने जाता है। यानी क्या है, उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, उसमें सोचना समझना नहीं पड़ता, उसमें सारे जो चित्र हैं सारे चलते रहते हैं, पूरी वीडियो चलती रहती है, उसमें इंसान को कुछ नहीं करना। लेकिन कह रहे हैं कि भाई जो रेडियो है, जब कोई व्यक्ति रेडियो सुनता है तो क्या करता है, कल्पनाशील होता है। जैसे उसमें कोई घटना आ रही, कोई कहानी आ रही, कोई नाटक आ रहा, तो उसमें सिर्फ ध्वनि है, उसमें सिर्फ आवाज़ है। जब वो सुनेगा उस नाटक को तो क्या करेगा, एक इमेजिनेशन करेगा, एक कल्पना करेगा। इसलिए कहते हैं कि रेडियो जो है कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। ठीक है, हेलो। दूसरा क्या था, जो रेडियो होता है क्या, वर्तमान का बोधक होता है। यानी रेडियो पर जो भी खबरें आती, जो भी सूचना आती, प्रेजेंट टाइम की भाई खबरें होती हैं, वासी खबरें नहीं होती। जो अखबार होता है, अखबार में तो एक दिन की खबर होती है, लेकिन जो रेडियो होता है क्या होता है, वर्तमान का बोधक है। क्या वर्तमान का बोधक का मतलब क्या होता है, इसमें जो भी खबरें आती, जो भी सूचना आती हैं, बिल्कुल उसी समय की खबरें आती हैं। जैसे मान लो उसमें जो खबरें दी जाती हैं यानी जीवांत होती हैं, उसी टाइम की खबरें इसमें प्रसारित की जाती हैं। इसमें जो कौतूहल है, जो जिज्ञासा है, या शांत कैसे होगा, यानी इसमें जो खबरें सुनाई जाती हैं तुरंत की तुरंत सुनाई जाती हैं। इसमें कोई ये व्यक्ति रेडियो पर बैठा रहता है, स्टूडियो में बैठा रहता है और वहीं से अपने बातों को बताता रहता है। यानी इसमें क्या है, वर्तमान का बोध होता है। क्या है, वर्तमान का बोध का मतलब होता है कि जो रेडियो है वह वर्तमान की जो घटनाएं हैं, वर्तमान की जो चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों का क्या करता है, प्रसारण करता है, रेडियो करता है। दूसरा, रेडियो में लचीलापन होता है। लचीलापन मतलब समझते हो भाई, रेडियो को कहीं ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे रेडियो को क्या है, लाना ले जाने में बड़ी दिक्कत है। सुना नहीं होगा कि लोग जो रेडियो को ना खेतों में भी ले जाते थे, कोई बर्तन मांज रहा है, बहुत लचीलापन है। रेडियो को देखा ना, कोई खाना बना रहा तब भी रेडियो सुन रहा है, कोई कपड़ा सिला तब भी रेडियो सुन रहा है। देखा नहीं दुकान में, जैसे दर्जी की दुकान है, चाय वाले की दुकान है, कोई बाल काटता है वो भी रेडियो बजा रहा है। देखो भाई रेडियो को जैसे देखो नहीं, घरों में जैसे मान लो तुम खाना बना रहे हो या तुम कोई काम कर रहे हो, देखा नहीं जो लोग खेतों में काम करते हैं वो भी रेडियो को अपने खेत में ले जाते हैं ना। रेडियो सुन भी रहे हैं और अपना खेत का काम भी करें। तो क्या है, रेडियो का बहुत ज़्यादा लचीलापन है, यानी आप काम करते हुए भी कोई किसी चीज़ को सुन सकते हो। दूसरा, रेडियो को कहीं भी ले जा सकते हो भाई, घर के बाहर ले जाओ, खेत में ले जाओ, या तो कई बार तुमने देखा कि जो कोई बेचने वाला व्यक्ति होता है वो भी रेडियो को लेकर के कई बार टहलते रहते, घूमते रहते। जो टीवी को तो कोई गले में बांध करके थोड़ी घूम सकता, नहीं घूम सकते ना, लेकिन रेडियो ऐसा चीज़ है। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, टीवी को तुमको बैठ करके देखना पड़ेगा एक जगह पर, लेकिन अगर रेडियो है, जैसे मान लो तुम कपड़ा धो रहे हो, मान लो तुम बाथरूम में बैठ करके कपड़ा धो रहे हैं, रेडियो चला दो, रेडियो चलता रहेगा, आदमी कपड़ा धोता रहेगा। लेकिन टीवी थोड़ी है कि टीवी को देखना, उसमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, उसमें ध्यान नहीं लगाना। जैसे मान लो खाना बना रहे हो, बर्तन मांज रहा कोई, या देखो ना जो दुकानें होती ना, जो दुकानें होती मोस्टली अगर देखा होगा
जैसे दर्जी है या कोई और कोई काम कर रहा, तो मोस्टली क्या रेडियो चलाते थे ना, तो क्या होता था भाई, अपना बाल भी काट रहा है, रेडियो भी सुन रहा है, दर्जी कपड़ा भी सिल रहा है, रेडियो भी सुन रहा है। नहीं, क्या लचीलापन है। और दूसरा, रेडियो को कहीं भी ले जा सकते हो, कोई समस्या नहीं, खेत में ले जाओ, बाहर ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, दूर दराज के क्षेत्र में, क्या लचीलापन होता है। ठीक है। हेलो। तत्परता, रेडियो की तत्परता का मतलब होता है कि जैसे अगर हम बात करें, जैसे रेडियो होता है दृश्यों के लिए जितने महंगे होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उतने ज़्यादा उपकरण की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि रेडियो जो है एक प्रकार से इसमें जो तकनीकी है, जो कार्यक्रम है, ये काफ़ी सामान्य होता है, जटिल नहीं होता है। इसलिए समाचार और सूचनाएं तुरंत देने के कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता है और इसकी बराबरी नहीं कर सकती। कह रहे कि रेडियो पर अगर कोई सूचना देनी है, कोई जानकारी देनी है तो बहुत आसान होता है, क्योंकि टीवी पर अगर कोई सूचना देनी है तो आपको बहुत मुश्किल है। देखो, टीवी के लिए अगर न्यूज़ बनानी है तो आपको क्या चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, आपके पास वीडियो चाहिए, तब आपके बनेगी बने ना। लेकिन रेडियो पर अगर आपको कोई सूचना देनी है तो ना तो कोई ग्राफिक्स की ज़रूरत है, ना तो कोई फ़ोटो की ज़रूरत है, ना तो कोई वीडियो की ज़रूरत है। वहाँ पर बिना विदाउट फोटो, विदाउट ग्राफिक, विदाउट वीडियो के काम हो जाएगा। लेकिन अगर टीवी पर भाई खबर देनी, तो टीवी के लिए क्या है, आपको उस व्यक्ति की बाइट चाहिए, उस जगह पर जाना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। नहीं, रेडियो क्या ये सस्ती है। रेडियो में जो खबरें आती, जो सूचना आती हैं, ये कम पैसे में इसका प्रसारण किया जा सकता है। लेकिन जो टेलीविज़न होता है, इसमें ऐसा संभव नहीं। टेलीविज़न में बहुत पैसा लगता है किसी चीज़ का प्रसारण में। दूसरा क्या है, रेडियो जो क्या काफ़ी सस्ता भी आता है। दूसरा क्या, रेडियो जो है ना, अगर कोई भी विपत्ति आ जाती है तो इसका जो व्यवस्था है ठप नहीं पड़ता है। बिजली ठप पड़ने से रेडियो बंद नहीं होगा। जैसे राहत व पुनर्वास में जो ट्रांसमीटर होते हैं, इनकी बड़ी भूमिका होती है। देखो, अगर कोई जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ भी आ जाता है, तब भी रेडियो काम करेगा। बल्कि अन्य संसाधन जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन रेडियो जो है वो चलता रहता है। वो क्या होता है, बंद नहीं होता है। जैसे मान लो लाइट चली गई है, या सुनामी आ गई, या बाढ़ आ गई, या बताया जाता है कि भाई जब फर्स्ट ऑर्डर चलता था, यानी कह सकते हैं कि रेडियो धरती के नीचे भी पकड़ सकता है, यानी उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी हुई उतना तो पकड़ेगा नहीं। विपदा के समय भी कह सकते हैं कि रेडियो की एक बड़ी भूमिका है। यानी रेडियो प्रसारण भी इसमें सस्ता है, इसमें खबरें भी देना आसान होता है। दूसरा, कोई विपत्ति आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई सुनामी आ गई, कुछ भी आ गया, भूकंप आ गया, उस समय भी जो रेडियो है वो चलता रहेगा, उसके जरिए सूचनाएं दी जा सकती हैं। बल्कि अन्य जो संसाधन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन रेडियो जो होगा वो उसके जरिए सूचनाएं प्रदान की जा सकती हैं। ठीक है। 5 में क्या है, रेडियो में कोड और संकेत। देखो, अगर हम रेडियो में बात करें तो इसमें क्या होता है भाई, बातचीत से हमारे संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेशों के लिए हमें कोडों का प्रयोग करना पड़ता है। रेडियो में मुख्य कोड यानी शोर और मौज होता है। शोर स्वयं के शब्द होते हैं, ध्वनियाँ होती संगीत से मिलकर के बनता है। संकेतों का वर्गीकरण करके हम क्या करते हैं, बता सकते हैं। देखो, इसमें जैसे देखो शब्द क्या है, देखो रेडियो हो, जैसे फिल्म है, जैसे टेलीविज़न है, उसमें किसी पदार्थ या किसी वस्तु की बिंब या तस्वीर होती है। देखो, जैसे अगर हम टीवी की मैं बात करूं या फिल्म की बात करूं तो उसमें क्या होता है भाई, तस्वीर होती है, कोई न कोई क्या होती है, तस्वीर है, फोटो है, वो होता है। लेकिन जो रेडियो होता है, रेडियो में सिर्फ शब्द होता है। क्या होता है, शब्द। जैसे बोल रहा कि प्रधानमंत्री जी आज भारत की यात्रा पर जाए, भारत की कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, यानी क्या उसमें, यानी रेडियो में अगर देखो किसका प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो से आने वाले शब्दों में बुनियादी महत्वपूर्ण होता है आवाज़ में अपना उतार चढ़ाव, यानी कैसे जो शब्द होते हैं उसमें जैसे उतार चढ़ाव भी शब्द हम देखते हैं, जैसे शैली के जरिए कार्यक्रमों में भी कई प्रकार से जैसे श्रोता को बांधे रख सकता है। नहीं, रेडियो में क्या है, मूलतः जो रेडियो का जो पूरा बेस है वो शब्द पर है। शब्द आप क्या यूज करें, जो शब्द बोल रहे हैं। बल्कि जो टीवी है, टीवी में क्या होता है कि आपकी जो कह सकते जो पिक्चर है या जो आपका बिंब है, जो आपकी तस्वीर है, वो इम्पोर्टेंट है। किसमें, फिल्म और टेलीविज़न में अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होती है, जो आपकी तस्वीर है, जो इमेज है या जो चित्र है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन जो रेडियो होता है, रेडियो में इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। जैसे शब्दों में कई बार उतार चढ़ाव आता है, जैसे मानवीय उपस्थिति के संकेतक होते हैं, जिसे जो उसमें जैसे कई बार जो कैरेक्टर जो पात्र होता है वो किस प्रकार के शब्द बोलता है। नहीं कह सकते कि रेडियो में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मुख्य बेस है शब्द है, शब्द यानी उसके जो वर्ड है, वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो में। खास तौर से जो वर्ड बोला जा रहा है, क्योंकि आपका बेस क्या है, आपका तो बेस शब्द है। जैसे आप रेडियो में कोई भी प्रसारण कर रहे हैं तो ये कोई व्यक्ति क्या है, वर्ड ही तो इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मैं बताऊं आप लोगों तक जो मैं बोल रहा हूं,
आपको तो कह सकते हो कि एक प्रकार से आपको वीडियो भी दिख रहा है, लेकिन मूलतः अगर आप देखोगे तो क्या है, मेरे जो शब्द हैं आपको तो शब्द ही सुनाई दे रहा ना। तो कह रहे हैं कि रेडियो का जो बेस है अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या, इसमें प्रसारण में क्या शब्दों का प्रयोग होता है, यानी रेडियो को जब प्रसारण किया जाता है इसमें कोड क्या है, इसमें वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अगर शब्द नहीं रहेगा तो रेडियो का कोई मतलब नहीं, बचेगा नहीं, शब्द पर ही चलता है। दूसरा कहता है रेडियो में ध्वनि होती है। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि प्राकृतिक देन है। जब भाषा और शब्दों का आविष्कार नहीं होता तब भी ध्वनि होती थी। ध्वनि होने का आशा है कि कुछ भी घटित हो रहा है, यानी ध्वनि चाहे कहीं भी हो, एक जगह से दूसरी जगह रेडियो में सूचक होती है। किसी रेडियो के कार्यक्रम में ध्वनि की प्रासंगिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मजदूर के किसी कार्यक्रम में मजदूरों के लिए साक्षात्कार में फैक्ट्री की मशीन की आवाज़, देखो ध्वनि, जैसे मान लो कि रेडियो चल रहा है तो रेडियो में जैसे बता रहे हैं कि भाई मजदूरों की एक कंपनी है, तो मजदूरी कंपनी में क्या जैसे आवाज़ सुनाई जैसे मशीन की आवाज़, जैसे कहें कि अंधेरी रात थी, कुत्ते भौंक रहे थे, तो बीच में क्या रेडियो में क्या पीछे से कुत्ता भौंकने का आवाज़ भी सुना देगा। जैसे बोलेंगे कि जैसे नाटक चला थे, घर पर गए उन्होंने डोरबेल बजाई, तो उसमें जैसे डोरबेल की आवाज़ होती वो भी सुना देता है। तो क्या था, रेडियो में ध्वनि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कह रहा है, जैसे मान लो कि रेडियो में नाटक चल रहा है कि भाई चल रहा कि जैसे उसमें बोल दिया कि रात में जा रहा था और वहाँ पर कुत्ते भौंक रहे थे, तो उसमें जैसे रेडियो में नाटक चलेगा तो उसमें भौं 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 की आवाज़ भी डाल देगा। उसी प्रकार से जैसे बोलेगा कि रात में जैसे मान लो सड़कों पर गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थी, जैसे गाड़ी मोटर चलते नहीं तो उसकी आवाज़ उसमें वहाँ पर डाल दी जाती है। दूसरा रेडियो में इंपॉर्टेंट क्या है, ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ध्वनियों के माध्यम से एक प्रकार से माहौल बनाया जाता है ना कि भाई ऐसा होता है। जैसे बात करें कि सुबह हो रही थी, तो सुबह जैसे होती क्या होती, चिड़िया चहचहाती ना, तो चिड़िया चहचहाने की आवाज़ डाल देंगे। या कोई भी अगर उसमें कोई भी जैसे मान लो रात की बात करें तो उसमें रात का कैसा सुनसान इलाका था, कैसे आवाज़ आती है, उसको डाल दिया जाता है। तो ये क्या होता है, यानी आप देखेंगे ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से रेडियो में अगला क्या, संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रेडियो में अगर हम देखेंगे तो हमें संगीत भी उसमें सुनाई देता है कि कोई भी व्यक्ति जैसे उसमें गाने चलते, संगीत होता नहीं, खास तौर से जैसे संगीत में जैसे लोक संगीत है, सुगम संगीत है, फिल्म संगीत है, पाश्चात्य संगीत है, संगीतों का भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, मौन या पौज का मतलब होता है कि जहाँ पर संगीत नहीं है या जहाँ पर ध्वनि नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, मौन बोलते हैं। जैसे कई बार रेडियो में जैसे शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, या मौन और पौज भी होता है, इसमें भी क्या होता है, इसकी बड़ी भूमिका होती है। उदाहरण के लिए जैसे कह सकते हैं जैसे ना तो जैसे कोई है, जैसे कोई भावना है, कोई मार्मिक चित्र होता है, या किसी की मौत से जुड़ी लाचारी होती है, तो उसमें शांत नहीं होता, एक प्रकार से उदासीन शांत अवतार नहीं होता। जैसे देखो ना टीवी पर देखोगे, अगर कोई अचानक लोग सुन जाते तो जैसे हिल नहीं जाते, डर नहीं जाते, ऐसा था। उसी प्रकार से देखा जैसे रेडियो में जैसे मान लो कि भाई किसी की डेथ हो गई तो एक प्रकार से जो सन्नाटा फैल जाता है, होता नहीं, जैसे किसी की डेथ हो गई, या जैसे मान लो कोई भावनात्मक दृश्य है, कोई भावनात्मक है, तो उसमें बीच में जो साइलेंस आता है, या जो उसी को बोलते हैं मौन या पॉज बोलते हैं, यानी जो साइलेंस फैल जाता है, यानी जो जैसे मान लो बता रहा कि भाई फलाना कैरेक्टर की डेथ हो गई है, तो जो उसके माँ और बाप है सुने हैं, तो एक प्रकार से अरे क्या हो गया, एक प्रकार से जो शांति नहीं फैल जाती, उसको बोलते हैं मौन और पौज। टीवी पर देखा होगा ना, जैसे मान लो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई अचानक चीज़ आती है, कैसे कैरेक्टर डर नहीं जाते हैं, सब पीले पीले हो जाते, काले पीले हो जाते हैं, तो टीवी में तो ऐसे दिखाता है ना। तो उसी प्रकार से करें कि रेडियो में अगर किसी चीज़ का प्रसारण होता है तो उसमें जब कहीं पर चुप्पी छा जाती है या साइलेंस हो जाता है, यानी जहाँ पर ध्वनि नहीं रहती है, यानी मौन और पौज का भी क्या है, एक बड़ा रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, हेलो। रेडियो लेखन में सावधानी कहते हैं भाई, अगर रेडियो लेखन किया जाए तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यानी रेडियो लेखन अगर किया जाए तो सबसे पहले उसका जो आरंभ है, जो स्टार्टिंग है, बहुत आकर्षक होनी चाहिए। यानी कोई भी कार्यक्रम होता है उसकी जो स्टार्टिंग होती है, जैसे शब्द, जैसे श्रोता है, श्रोता की जो कोई भी कार्यक्रम हो उसकी जो स्टार्टिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे शब्दों से होनी चाहिए। नहीं तो अगर अच्छी स्टार्टिंग नहीं तो क्या होगा, जो रेडियो सुना रेडियो बंद करके भाग जाएगा। दूसरा, रेडियो जो तो कह सकते हैं उसमें आप जो स्टोरी सुना, जो कहानी चाहें, उसमें नयापन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप रेडियो लेखन कर रहे हैं तो उसमें जो भी चीज़ें लिख रहे हैं उसमें नया आइडिया होना चाहिए, नई नई शैली होनी चाहिए, नए नए प्रयोग होने चाहिए, नए नए शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए। यानी क्या करें, रेडियो लेखन करते समय आप नए नए विषय उठाएँ, नए नए विषयों का प्रयोग करें, नए नए आइडिया लिखने चाहिए। दूसरा, संक्षिप्त, यानी रेडियो लेखन किया जाए तो उसको हर चीज़ को शॉर्ट में रखना चाहिए, बहुत विस्तार से मत बताओ।
क्योंकि रेडियो में जो भी टेलीकास्ट होता है आधे घंटे का होता है या 15 मिनट का होता है, जिसमें अगर कोई कहानी है तो आपको संक्षिप्त में कहानी यानी शॉर्ट में बताना चाहिए। दूसरा, रेडियो लेखन जब किया जाना तो उसका स्वयं मूल्यांकन करो। जैसे मान लिया आपने रेडियो के लिए लेखन कर दिया तो उसको खुद भी पढ़ लो कि भाई ये जो मैंने लिखा सही है गलत है, इसमें कोई तो गलती नहीं है, या इसमें मैंने कोई गलत शब्द यूज़ कर दिया, ये भी करना। दूसरा क्या, रेडियो पर लेखन किया जाए तो उसमें जो आपत्तिजनक शब्द हैं, ऐसे शब्द जो किसी को चोट पहुंचा सकते हैं धार्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, ऐसे इस प्रकार के शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे वहाँ पर लंगड़ा, लूड़ा, लूला, कोढ़ी या इस अंधा, इस प्रकार के शब्दों का यूज ना करें, और किसी प्रकार की अश्लीलता, फुहड़ता, इस प्रकार के शब्दों और संवादों का प्रयोग ना करें, या उसमें किसी प्रकार की देवी देवताओं का मजाक ना उड़ाए रेडियो लेखन करें, ठीक है। या रेडियो में किसी प्रकार के अपशब्द ना बोलें, क्योंकि रेडियो को भाई हर व्यक्ति सुनता है, छोटे बच्चे से लेकर के नौजवान और बूढ़े, माताएं बहनें सभी सुनते हैं। इसलिए रेडियो का लेखन करते समय उसमें कोई भी ऐसे अभद्र भाषा या अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या उसमें किसी ऐसे शब्द ना बोलें जो धार्मिक आधार पे, सामाजिक आधार पर किसी को चोट पहुंचाए। ऐसा शब्दों का प्रयोग करने से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। यानी रेडियो लेखन करते समय ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 क्या है, रेडियो समाचार लेखन। यानी रेडियो में जो समाचार है, देखो समाचार के सिद्धांत क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी बात है। यानी रेडियो में जो समाचार जो होता है उसके सिद्धांत क्या है। समाचार में क्या था भैया, पहले समाचार का सिद्धांत है कि यथार्थ होना चाहिए। समाचार में जैसे समाचार मिले आपको वैसे दिखाना पड़ता है, यही ज्यों का त्यों बनाना पड़ता है, ये नहीं अपनी तरफ से कुछ जोड़ दो। यथार्थ का मतलब होता है कि समाचार जो लिखे जाते हैं, समाचार लेखन का पहली बात यह है कि उसमें आप सच्चाई लिखें, जैसे जो घटना घटी है उस घटना को उसी प्रकार से लिखा जाता है। यानी पत्रकार अपनी तरफ से ना कुछ जोड़ेगा ना कुछ काटेगा, जिस प्रकार से आपको समाचार मिला है, जिस प्रकार से घटना घटी है, आपको उसी प्रकार से समाचार को लिखना है। यानी यथार्थ यानी सच्चाई होनी बहुत जरूरी समाचार में, पहला सिद्धांत। दूसरा, वस्तुपरकता। वस्तुपरकता का मतलब होता है कि जब कोई हम किसी घटना के बारे में तथ्यों को कैसे देखते हैं। दरअसल कई बार हम किसी घटना से जुड़े तथ्यों को अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन अब देखकर वस्तुपरकता का मतलब होता है कि जैसे जो व्यक्ति समाचार लिख रहा है, जो घटना आपको मिली है, आप अपनी तरफ से उसमें कुछ ना जोड़ें, यानी आप अपनी नज़रिए से उस घटना को ना लिखें, बल्कि जो घटना जैसे घटी है। यानी वस्तुपरकता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति समाचार को लिख रहा है उसकी अपनी सोच क्या है, या उस घटना के बारे में उसकी क्या अप्रोच है, उसकी जो सोच है, उसकी जो थिंकिंग है, वह थिंकिंग नहीं लिखी जानी चाहिए। इसी को बोलते हैं वस्तुपरकता। जैसे मान लो कि मैं हूँ और मैं समाचार लिख रहा हूँ, और मान लीजिए मेरे मन में किसी समाज के प्रति, किसी जात के प्रति अगर द्वेष भावना है, तो मुझे मेरी जो द्वेष भावना है मुझे वो उसमें नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उससे हमें बचना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी समाचार को लिख रहा हूँ और उस या उस जाति के प्रति, समाज के प्रति, या जैसे मान लो किसी व्यक्ति की पुरानी सोच है और वो समाचार लिख रहा है, तो उसकी सोच उस समाचार पर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। कि वस्तुपरकता बताए कि जब कोई न्यूज़ लिखने वाला जो व्यक्ति है, जो समाचार लिख रहा है, वह अपने विचारों को, अपनी बातों को किसी भी घटना में ना डालेगा। तीसरी क्या होती है, निष्पक्षता। समाचार लिखते समय आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, किसी भी पक्ष का, किसी की भी साइड नहीं लेना चाहिए, निष्पक्ष लेकर के जो सच्चाई है वही लिखना है। ये नहीं है कि भाई किसी ने जुर्म किया, अन्याय किया है, आप उसका सपोर्ट कर दें, आपके समर्थन में लिख दें, बल्कि जो दोषी है उसको हम मुजरिम बना दें और जो मुजरिम है उसको दोषी बना दें। ऐसा नहीं करना है, नहीं, आपको निष्पक्ष लिखना है। दूसरा क्या, समाचार लिखते समय क्या हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। नहीं, जब हम समाचार लिखें तो संतुलन बनाए रखें, ये नहीं किसी के साइड ना लें, बल्कि एक बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, गुणारोपण। जब हम समाचार लिखें तब हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, ये नहीं कि कौन गलत है कौन सही है। समाचार लिखने वाले का, जो समाचार लिखता है, वह निष्कर्ष नहीं लिख सकता कि कौन गलत है कौन सही है, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए। वो अपने विचारों को ना लिखे, बल्कि जो घटना घटी है घटना को हूबहू आप लिख दें। नहीं, क्या है, घटना के निष्कर्ष नहीं लिखे जाते हैं। क्यों नहीं लिखे जाते हैं? क्योंकि कोई भी घटना जो घटी है, जो समाचार लेखक है वह घटना का निष्कर्ष नहीं लिखते हैं, बल्कि घटना को हूबहू जैसे घटी रहती है वैसे प्रदर्शित करते हैं। ये नहीं कि आप जज बन करके और आप किसी घटना का निष्कर्ष करें या किसी के पक्ष में फैसला करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यानी आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर के ईमानदारी से घटना जैसे घटी रहती है, जो जैसे समाचार घटा रहता है उसी प्रकार से आपको लिखना रहता है। ये क्या है, समाचार के सिद्धांत हैं, ठीक है। अगले देखिएगा यहाँ पर आपका जो 4.4 क्या है,
रेडियो के लिए समाचार लिखते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। देखो, रेडियो के अगर आप समाचार लिखें तो आपको साफ़ सुथरा लिखना चाहिए। क्या लिखें? साफ़ सुथरा लिखें। यानी अगर मान लो आपने भाई साफ़ सुथरा नहीं लिखा तो अगर कोई व्यक्ति रेडियो में समाचार पढ़ेगा तो जो कैसे समझ पाएगा आपने क्या लिखा है। टाइपिड लेखन होना चाहिए, टाइप करना चाहिए, नहीं आप हाथों से लिखे। देखो, रेडियो के लिए जो समाचार लिखा जाए बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखना चाहिए और उसका टाइप होना चाहिए, यानी आप हाथ से मत लिखें, क्योंकि हाथ से लिखने में आपकी लिखाई कैसे है, हैंडराइटिंग का फर्क। दूसरा, रेडियो लेखन करते समय आपकी जो हेडलाइन है, जो संदर्भ है, इसको क्या हेडलाइन में लिखनी चाहिए। दूसरा, आपको संदर्भ बताएं और संक्षिप्त में लिखना चाहिए और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें। रेडियो में समाचार लिखते समय सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें। उसमें जैसे प्रधानमंत्री, तो देखते हैं रेडियो में तुम लोग खबर देखते हो ना, बताता है ना कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस प्रकार से बोलेगा, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है रेडियो में। दूसरा, रेडियो में संक्षिप्त में लिखा जाता है, शॉर्ट में लिखा जाता है, यानी आप जो लिखेंगे भाई क्या संक्षिप्त में लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। दूसरा, उसमें हेडलाइन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, हेडलाइन पहले। दूसरा, संदर्भ दिया जाता है कि किसी भी घटना को बताते समय उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी बताया जाता है। रेडियो लेखन करते समय हमें यही सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा, रेडियो लेखन करते समय हमें अपशब्द का प्रयोग ना करें या गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिस व्यक्ति से किसी व्यक्ति को चोट पहुँचे या किसी को धार्मिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, जातीय आधार पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें, ताकि समाज में किसी प्रकार से दुर्भावना फैले या समाज में गलत मैसेज जाए। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें, और बल्कि समाचार लिखते समय जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए सम्मानजनक शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए समाचार लिखते हैं। यानी रेडियो में जब समाचार लिखें तो इन बातों का भी हमें क्या बुनियादी बातें हैं समाचार लिखते समय। ठीक है, क्या है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है? उद्घोषक, कंपेयरिंग, वार्ता, भेंट वार्ता, परिचय और वार्तालाप कहते हैं। देखो, उद्घोषक कौन होता है? देखो, जब हम कोई रेडियो स्टेशन खोलते हैं, जब वह बोलता है कि यह विविध भारती की सेवा है और आप हमारा केंद्र 1300.5 से इस इतने मीटर पर, और आप हमारे रेडियो स्टेशन खोले, ये जिसकी आवाज़ होती है हम क्या बोलते हैं? उद्घोषक। क्या होता है इसको? यानी रेडियो में जो भी कार्यक्रम आते हैं उसकी जो घोषणा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उद्घोषक बोलते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि एक जो अच्छा उद्घोषक होता है, एक अच्छा जो उद्घोषक होता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? भाई, उद्घोषक में पहला गुण क्या होना चाहिए कि उसका जो स्वर हो, उसकी जो आवाज़ हो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत मीठी आवाज़ होनी चाहिए, बहुत मधुर आवाज़ होनी चाहिए। दूसरा, जो उद्घोषक हो वो उसके जो उच्चारण हो, ये जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत, यानी शुद्ध उच्चारण करता हो। उद्घोषक जो है शुद्ध उच्चारण करता हो, उसकी जो आवाज़ हो योग्य हो, अच्छी हो, प्रस्तुति यानी उसकी जो आवाज़ हो बहुत कर्णप्रिय हो, यानी लोगों को आकर्षक लगे, इस प्रकार की आवाज़। दूसरा, जो उद्घोषक होता है उसकी स्वर में यानी उसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए। दूसरा, जो उद्घोषक है उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जो उद्घोषणा करता कार्यक्रम को उसको जो जीके उसकी जनरल नॉलेज यानी उसको एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आलेख लेखन की, यानी उसमें कह सकते किसी भी घटना को, किसी भी घटना के बारे में जो इमेजिनेशन होता है वो अच्छे से करता है। उद्घोषक के क्या है? ये सारे गुण होते हैं। ठीक है, अगला है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जिस कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब कह सकते हैं कि जो एंकर होता है, एंकर को हम बोलते हैं कंपेयरिंग। ठीक है, इस कोई भी कार्यक्रम हो उसकी भूमिका वही होती है, कंपेयरिंग हम उसको बोलते हैं। यानी जो व्यक्ति कार्यक्रम को प्रस्तुत कर, जैसे मान लीजिए आधे घंटे का कार्यक्रम है, गीत संगीत का कार्यक्रम है, तो पूरे कार्यक्रम को जो प्रस्तुत करता है उसे क्या बोलते हैं? कंपेयरिंग। ठीक है, नहीं कह सकते कि जो कार्यक्रम का संचालन करता है उसी को क्या बोलते हैं? कंपेयरिंग। जैसे अगर कोई कवि सम्मेलन होता है तो उसमें एक व्यक्ति नहीं होता है, बार बार में पूरे संचालन करेगा, मंच का संचालन करता है, वो कंपेयरिंग होता है। जैसे कवि को बार बार से बुलाता है, कौन सा कवियों का परिचय देता है, कौन सा कोई कवि कैसा, कौन सी कविता सुनाएगा, लोगों को बताता है। यह सोच विचार कर कवियों को बुलाता है ताकि माहौल बना रहे, ज़रूरत के अनुसार वह माहौल को रोचक बनाता है, लतीफ़े सुनाता है। कंपेयरिंग, यानी जो कंपेयरिंग होता है जो पूरे कार्यक्रम को संचालित करता है, उसमें कार्यक्रम को संचालित करने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कह सकते हैं जो एंकर होता है, आप देखते ना जो टीवी डिबेट होती है उसमें जो एंकर होते हैं ना, इन्हीं एंकरों को क्या बोलते हैं? कंपेयरिंग बोला जाता है। देखते नहीं टीवी पर जो एंकर आता है कैसे करता है, माहौल पूरा बनाए रखता है ना, ताकि जो दर्शक हैं उसको सुनते रहें, बीच में छोड़ कर के जाने। कंपेयरिंग का मतलब कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम का संचालन करता है यानी एंकर को ही कंपेयरिंग बोला जाता है। ठीक है,
अगला जो इसमें जो आपको दिया है जैसे भेंट वार्ता, ये भेंट वार्ता क्या होती है मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लो कि एक रेडियो स्टेशन है, उस रेडियो स्टेशन ने मान लो किसी नेता को बुला रखा है, वो नेता के बारे में बात करें तो क्या भेंट वार्ता, यानी जब रेडियो का जो व्यक्ति होता है जब किसी व्यक्ति के पास जाता है या उसके घर जाएगा, वहाँ पर कार्यक्रम को शूट करेगा, या कह सकते हो कि वो अपने रेडियो स्टेशन में जैसे मान लो किसी नेता को, किसी हीरो को, किसी अभिनेता को या किसी कोई समाज सेवी को जब बुलाता है और उससे जब वार्ता करता है, इसी को बोलते हैं भेंट वार्ता। यानी जब हम किसी से मिलते हैं और मिल करके उसके बारे में ढेर सारी बात, जैसे मान लो कि भाई एक रेडियो है, वहाँ पर किसी बड़े क्रिकेटर को बुलाया गया, उससे मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, इसको बोलते हैं भेंट वार्ता बोली जाती है। ठीक है, यानी जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, इंटरव्यू टीवी पर तो इंटरव्यू बोलते हैं, साक्षात्कार हो रहा, उसी को रेडियो में क्या बोला जाता है, भेंट वार्ता। यानी भेंट वार्ता में जब हम किसी से मिलते हैं, भेंट करते हैं और उससे जब बातचीत, यही होती है भेंट वार्ता। रेडियो पर भेंट वार्ता खूब सारी आती है, खासतौर पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे किसी लीडर को, नेता को बुला लिया, या किसी हीरो को बुला लिया, किसी अभिनेता को बुला लेते हैं, या किसी क्रिकेटर को बुला लेते हैं। यानी जो फेमस व्यक्ति है जब उसको बुला करके और उससे खूब सारी बातें की जाती है, अलग अलग मुद्दे पर उसके बारे में लोगों को बताया जाता है, वो कैसा है, वह क्या सोचता है, उस पर तमाम तरह के जब विचार विमर्श होते हैं, उसी को बोला जाता है भेंट वार्ता। ठीक है, जैसे रूपक क्या होता है, रेडियो रूपक क्या होता है, रूपक एक प्रकार का होता है, कह सकते हो कि जैसे हम कोई फीचर लिखते हैं, यानी किसी चीज़ के बारे में जब बताते हैं उसको क्या बोला जाता है, रूपक बोला जाता है। रेडियो पर रूपक बहुत सारे, जैसे विज्ञान रूपक, विज्ञान रूपक के प्रकार से, यानी विज्ञान के जो विषय हैं, नहीं जैसे कह सकते हैं कि विज्ञान के ऊपर, साइंस के, जैसे गर्मी बढ़ रही है या एसी कूलिंग से जो गर्मी तापमान बढ़ा, इस पर जो अगर कोई जो रूपक लिखे जाते हैं, यानी एक प्रकार से हम लोग कहते हैं यानी जो रेडियो होता है उस पर, यानी किसी एक विषय पर जो वार्ता की जाती है, यानी विज्ञान से विषय, विज्ञान के बारे में तो विज्ञान रूपक है। घटना प्रधान रूपक क्या होते हैं, घटना प्रधान रूपक का मतलब जैसे महात्मा गांधी के बारे में, जैसे उनकी साबरमती दांडी यात्रा, उसके बारे में अगर कुछ बताएंगे, या जैसे भाई दुनिया में करवट बदले, रूपक के प्रकार कह सकते हैं, जैसे किसी घटना को लेकर के जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियो रूपक। रेडियो रूपक में एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे किसी एक घटना के बारे में जब चर्चा की जाती है, जब होता है, तो वही होता है रेडियो रूपक। जैसे उसमें विज्ञान रूपक है, घटना प्रधान रूपक में किसी घटना के बारे में होता है। व्यक्ति प्रधान रूपक, यानी जब हम किसी महान व्यक्ति के बारे में, जैसे मदर टेरेसा हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, या इनके बारे में, जब इनके बारे में कोई एक रूपक बनाते हैं, यानी कि इनका जन्म हुआ है, कब मृत्यु हुई है, और इनका लाइफ क्या थी, लाइफस्टाइल कैसे थी, इन्होंने समाज को क्या योगदान दिया, जिसको बोलते हैं व्यक्ति प्रधान रूपक। एक तो सांस्कृतिक रूपक, सांस्कृतिक रूपक में जैसे अगर मान लो कि जैसे हम जैसे कुरुक्षेत्र के बारे में या रामायण के बारे में या किसी सांस्कृतिक कल्चर के बारे में जब बताए, इसको बोलते हैं सांस्कृतिक रूपक। जैसे कोई संस्कृति कल्चर हो। ऐतिहासिक विषय रूपक है, यानी कोई जैसे इतिहास को लेकर के जो रूपक लिखे जाते हैं, जैसे आधी रात को आज़ादी के नाम से कोई रूपक लिखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति को लेकर जो रूपक लिखे जाते हैं। विकासात्मक रूपक, यानी आज़ादी के 50 साल, या देखो रूपक एक प्रकार से कह सकते हैं जिस प्रकार से निबंध होता है, कुछ रूपक उसी प्रकार से होता है, लेकिन इसमें जो व्यक्ति प्रधान रूपक है, यानी उस व्यक्ति के बारे में कैसे उसका लाइफ रहा, कैसे उसको लिखा जाता है। घटना प्रधान रूपक जो होते हैं, कह सकते हैं कि किसी एक घटना के बारे में जब बताया जाता है, जब डिस्कस किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, घटना प्रधान रूपक। ठीक है, रूपक एक प्रकार से कहता है कि फीचर होता है। ठीक है, क्या होता है, फीचर जो लिखे जाते हैं। अरे होता नहीं, आर्टिकल लिखे जाता है, एक व्यक्ति चित्र। देखो व्यक्ति चित्र का मतलब होता है कि जब हम किसी खास व्यक्ति के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, पूरी जो जैसे व्यक्ति चित्र में, जैसे मान लो कि कोई हमारा जैसे किसी खास व्यक्ति, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में अगर कोई एक कार्यक्रम बना है, वो क्या है, व्यक्ति चित्र है। या जैसे कोई महात्मा गांधी के बारे अगर कोई कार्यक्रम बना, वो क्या है, व्यक्ति। किसी एक व्यक्ति के बारे में, ये एक व्यक्ति के बारे में, कब उसका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, उसने क्या काम किया, ये इसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्ति चित्र बोला जाता है। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम रेडियो पर आते हैं, यानी एक व्यक्ति पर जब टारगेट करके कार्यक्रम बनता है, जैसे यानी किसी हीरो पर, किसी अभिनेता पर, किसी क्रिकेटर पर या किसी नेता पर जब कोई कार्यक्रम खास तौर से उनको केंद्र में रखकर किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, व्यक्ति चित्र बोला जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं एक प्रकार से, डॉक्यूमेंट्री कई प्रकार की होती है। जैसे अगर बात करें, अगर हम डॉक्यूमेंट्री देखें, डॉक्यूमेंट्री है, प्रचारात्मक डॉक्यूमेंट्री है, विज्ञान संबंधी डॉक्यूमेंट्री है, समस्या प्रधान डॉक्यूमेंट्री है, सूचना प्रधान डॉक्यूमेंट्री है। विकासात्मक डॉक्यूमेंट्री में कह सकते हैं कि जो विकास के कार्य हैं, जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, यानी अगर कोई ऐसा काम है जिसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा वो बताया जाता है, तो ये क्या विकासात्मक डॉक्यूमेंट्री है। प्रचारात्मक डॉक्यूमेंट्री में होता है कि जैसे सरकार के 100 दिन के काम क्या हैं उसको बताया जाए,
या सरकार की उपलब्धि बताई जाती है तो डॉक्यूमेंट्री होते हैं। विज्ञान संबंधी डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं कि जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। समस्या प्रधान डॉक्यूमेंट्री जैसे रंग भेद की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, कश्मीर समस्या, इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री बने। सूचना प्रधान डॉक्यूमेंट्री, जब किसी प्रकार की सूचना दी जाती है कि कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, कहाँ पर आप घूम सकते हैं, क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री होती है। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 7 क्या, रेडियो नाटक। तो रेडियो नाटक में बात करें कि रेडियो नाटक में कौन कौन से उपकरण होते हैं। देखो रेडियो नाटक का होता है एक प्रकार से रेडियो पर जो नाटक आते हैं, जैसे आप लोग सब लोग टीवी पर सीरियल देखते हो, उसी प्रकार से रेडियो पर भी 15 मिनट या 30 मिनट का नाटक आता है। इससे ज़्यादा नाटक नहीं आता रेडियो पर। ये तो 15 मिनट का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का, इससे ज़्यादा नाटक नहीं आता रेडियो पर। 1 घंटे आधे घंटे का नहीं, 1 घंटे का नहीं आता है। 15 मोस्टली तो 15 मिनट के आते हैं। तो रेडियो पर जो नाटक आते हैं हम उसकी बात करेंगे। देखो रेडियो पर जो नाटक आता है उसमें इंपॉर्टेंट क्या भाई, उसकी भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। रेडियो पर जो नाटक होगा, पहली बात क्या है, उसकी भाषा काफ़ी अच्छी होती है, सरल होती है, सहज होती है, अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, भड़काऊ भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तथा सम्मानजनक भाषा और मंच की भाषा होती है। ठीक है। दूसरा, रेडियो पर जो नाटक आता है इसमें क्या होता है, संवाद होते हैं। यानी रेडियो पर जो नाटक है इसमें जो पात्र होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में संवाद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, रेडियो नाटक में अगर आप देखो तो क्या नरेशन का प्रयोग होता है। नरेशन का मतलब कि रेडियो नाटक में नरेशन की स्थिति क्या होती है, नाटक का जो विश्लेषण होता है उस पर निर्भर करता है। वह नरेशन के व्यक्ति के जीवन की घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता है, वह नाटक की क्रियाकलापों से तटस्थ दर्शक होते हैं। वह नरेशन जो नाटक के पात्र होते हैं और उसके जीवन की घटनाओं को नाटक से संबंध रखते हैं। ऐसे नरेशन में यानी पात्र नरेटर, नरेशन कह सकते हैं कि जो उसमें कैरेक्टर हैं, ठीक है, उसमें जो कैरेक्टर हैं, उसमें जो पात्र हैं, उनका किस प्रकार से संबंध है उसको बताता है। रेडियो नाटक में अगर आप देखोगे ध्वनि का काफ़ी प्रभाव है, ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अगर रेडियो नाटक आ रहा है, जैसे मान लो बोला कि डोरबेल में जी बजी, तो भाई डोरबेल की आवाज़ सुना देंगे। दूसरा, जैसे मान लो रेडियो नाटक में हुआ कि आया कि मान लो कुत्ते भौंक रहे थे तो कुत्ते की आवाज़ निकाल देंगे, भाई भाव भाव कर रहे हैं। रेडियो में अगर नाटक में अगर कि चिड़िया चहचहा रही हैं तो चिड़िया जैसे चहचहाती इसकी आवाज़ निकाल देंगे, यानी ध्वनि का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, रेडियो नाटक में अगर आ गया कहीं पर जैसे गाड़ियाँ टकराई हैं तो गाड़ियों की टकराने की जो आवाज़ होती है, उस गाड़ियों के टकराने की आवाज़ को भी क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड किया जाता है। अगला, जो रेडियो पर नाटक आते हैं इसमें संगीत का बड़ा रोल होता है। क्या होता है, संगीत, जो संगीत होता है, संगीतों के माध्यम से रेडियो नाटक को काफ़ी प्रस्तुत किया। जैसे मान लो उसमें जो जैसे बीच बीच में गाने बजा देते हैं, बीच में जैसे अगर कोई दृश्य है तो जैसे रेडियो पर तो दृश्य फोटो तो दिखाई नहीं देता है, तो अगर जैसे मान लो उसमें म्यूजिक का भी बड़ा योग होता है। रेडियो पर जो भी नाटक आता है उसमें क्या है, म्यूजिक जो होता है उसका बड़ा रोल है। बीच बीच में जैसे म्यूजिक बजता रहता है, संगीत बजता रहता है, तो संगीत का भी क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगला हम लोग बात करें कि रेडियो पर जो नाटक है कौन कौन से प्रकार के नाटक आते हैं। तो पहला नाटक है समस्या प्रधान नाटक। क्या है, समस्या। जैसे मान लो कि अगर मान लो जैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, सती प्रथा है, भ्रष्टाचार है, बाल मजदूरी है, लिंग भेद है, इस प्रकार की जो सामाजिक समस्या थी इस पर खूब नाटक आते हैं। जैसे दहेज वहेज पर नाटक आता है, दहेज पर या सती प्रथा पर नाटक आता था, या कई प्रकार के नाटक है। जैसे हास्य नाटक आते हैं, बहुत सारे हंसी मजाक के नाटक आते हैं। व्यंग नाटक, समाज पर किसी प्रकार का जो व्यंग करता है या कोई समाज में हुआ। दूसरा, ऐतिहासिक नाटक खूब आते हैं। कहते हैं ऐतिहासिक नाटक में कह सकते हैं जो कोई जैसे हल्दी घाटी घटना है, कलिंग का युद्ध है, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में है, या कह सकते भगत सिंह के बारे में नाटक आता है। इस प्रकार के क्या आते हैं, ऐतिहासिक नाटक खूब आते हैं रेडियो पर। अगला ना, हास्य नाटक। हास्य नाटक कह सकते हैं जो हंसते रहो, जो वहाँ पर यानी जैसे हास्य नाटक खूब आते हैं। जैसे नाटक आता है जैसे हंसते रहो या हंसाते रहो। हास्य नाटक रेडियो पर बहुत ज़्यादा ही प्रसारित किए जाते हैं। और हास्य नाटक में कह सकते हो कि जो हंसी मजाक है, हास्य व्यंग है, इसका खूब ज़्यादा प्रयोग किया जाता है हास्य नाटकों में। हास्य नाटक ज़्यादातर। अगला कह सकते हैं कि वैज्ञानिक नाटक भी आते हैं। वैज्ञानिक नाटक, वैज्ञानिक नाटक में क्या आता कि विज्ञान का जो अच्छा प्रभाव है, जैसे मान लो कि भाई आज करके जब वैज्ञानिक नाटक, जैसे मान लो कि जो बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो बच्चे अगर मोबाइल ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, उनकी आंखों पर प्रभाव पड़ेगा या उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी। तो ये यानी वैज्ञानिक नाटक बताते हैं कि विज्ञान का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या उसको वैज्ञानिक नाटक बोलते हैं। या नाटक कुछ मनोवैज्ञानिक नाटक भी आते हैं। अगला नाटक कौन का है, मनोवैज्ञानिक नाटक। मनोवैज्ञानिक नाटक में कह सकते हैं कि इसमें जैसे कोई कुंठा है
या समाज में जैसे शादी को लेकर के या किसी किंतु लड़का लड़की में जो भेदभाव होता है, इस प्रकार के नाटक, या समाज में कोई विसंगति है, इस प्रकार के भी नाटक क्या होते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं रेडियो पर जो नाटक आता है। ठीक है, अगले देखिए रेडियो पर जो नाटक आते हैं इसमें कौन कौन से विषय होते हैं। देखो रेडियो पर अगर कोई नाटक आता है तो उसमें कौन कौन से विषय हो सकता है। जैसे कोई सामाजिक विषय है, जैसे समाज में कोई अंधविश्वास है, या कोई कुरीति है, या कोई बुरी आदत है, या समाज में जैसे परिवार टूट रहे हैं, या समाज में कह सकते जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन सामाजिक समस्याओं पर जब नाटक आते हैं उसके कहते हैं सामाजिक विषय नाटक। दूसरा कहता है ऐतिहासिक नाटक। ऐतिहासिक नाटक में जो इतिहास को लेकर के जो घटनाएं घटी हैं, जैसे गौतम बुद्ध हैं, झांसी की रानी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इनके बारे में जो नाटक आते हैं उसके बोलते हैं ऐतिहासिक नाटक। वैज्ञानिक नाटक यानी जो विज्ञान को लेकर के जो नाटक आते हैं, कह सकते यानी साइंस को लेकर जो विज्ञान को लेकर वैज्ञानिक नाटक होते हैं। हास्य नाटक कहते हैं जो हंसी मजाक को लेकर जो नाटक आते हैं। हास्य व्यंग को जैसे भूत प्रेत के बारे में, जो डाकू डकैतों के बारे में जो नाटक आते हैं, इस प्रकार से पुलिस किस प्रकार से सौदेबाजी करती है, या पुलिस का किस प्रकार का नेचर है, या समाज में किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, या समाज में किस प्रकार से बुराई बढ़ रही है, इस प्रकार के नाटक भी क्या होते हैं, खूब सारे आते हैं। ठीक है, कहाँ पर आता है भाई, रेडियो पर नाटक आते हैं। ठीक है, और रेडियो पर जो नाटक आता है अगर आप देखेंगे तो जो कम से कम 15 मिनट का और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का नाटक आता है। ठीक है, कोई भी अगर रेडियो पर नाटक प्रसारित किया जाता है। ठीक है, नंबर 8 है ना मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम। एक चीज़ मैं बताऊं, रेडियो पर मनोरंजन को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। एक तो पहले क्या फरमाइशी गाने होते हैं, ये मनोरंजन, जैसे लोग फ़ोन करके बोलते हैं ना कि मुझे फलाना गाना सुना दो, मुझे ये गाना सुना दो, ये क्या होता है, फरमाइशी गानों का कार्यक्रम होता है। क्या है, एक भी क्या है, मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम है। दूसरा रेडियो पर जो नाटक आते हैं ये भी मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम है, जिसमें जैसे हास्य नाटक है या कोई भी नाटक आता है, ये भी क्या एक प्रकार के क्या होते हैं, मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम आते हैं। दूसरा रेडियो पर जो गीत संगीत आता है, जैसे शास्त्रीय संगीत है, या सुगम संगीत है, लोक संगीत है, या जैसे नई नई फिल्मों के गाने थे, ये भी रेडियो पर आता है। पुरानी फिल्म गाने भी आते हैं, ये भी क्या है, ये सारा रेडियो पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम है। यानी मनोरंजन को लेकर के जो कार्यक्रम, मनोरंजन जैसे मैंने बोला कि क्या बताया था, पहला मैंने बोला था फरमाइशी गानों के कार्यक्रम, जिसमें फ़ोन करके कार्यक्रम ये भी आता फरमाइशी गाना। दूसरा अगर आप देखेंगे तो सेकंड में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से मनोरंजन करें, जैसे नाटक आते हैं, हास्य व्यंग नाटक है, ये भी क्या था, मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम जो आते हैं रेडियो पर आते हैं। दूसरा तीसरा अगर आप देखेंगे जो संगीत आते हैं, जो गाने आते हैं, संगीत में कौन कौन से संगीत, जैसे शास्त्रीय संगीत आता है, जो आता है जैसे कव्वाली आ रही है, या कोई भजन आ रहा है, या सुगम संगीत कह सकते हैं, जैसे शेरो शायरी आती है, जैसे एक सुगम संगीत होते हैं, इसको बोलते हैं। लोक संगीत, जो लोक संगीत कह सकते हैं, जो लोकगीत होते हैं, जैसे गांव देहात में जो गाने गाए जाते हैं, उस प्रकार के संगीत हो। लोक संगीत के कार्यक्रम भी खूब आते हैं, जो आम भाषाओं में जो गाने गाए जाते हैं, देसी लैंग्वेज में जो गाने होते हैं दूसरा फिल्म संगीत भी रेडियो पर, फिल्म संगीत जो नई नई फिल्मों के गाने हैं, जैसे उसमें विविध भारती पर आता है ना, फिल्मी गाने खूब सारे आते हैं। तो क्या है, यह क्या है, रेडियो पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम इसी प्रकार से क्या होते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। अलग अलग कैटेगरी में, जैसे नाटक है, फ़ोन इन कार्यक्रम है, फ़ोन करके जो गाने लोग सुनते हैं, उसी प्रकार से संगीत है, जैसे शास्त्रीय संगीत है, सुगम संगीत है, लोक संगीत है। जो लोक गीत नहीं होते, लोकगीत होते ना अलग अलग, जैसे विवाह के लोकगीत हैं, जैसे बच्चा होता है उस पर भी लोकगीत गाए जाते हैं। ठीक है, लड़की की विदाई तो इस प्रकार के लोकगीत आते हैं ना। उसी प्रकार से जो फिल्में आती हैं, नई नई फिल्मों के गाने होते हैं, इस प्रकार से भी मनोरंजन कार्यक्रम आते हैं। उसी प्रकार से जो रेडियो पर नाटक आता है, हास्य व्यंग का नाटक आता है, कोई चुटकुला कहानी आती है, ये भी क्या है, ये सारे क्या है, रेडियो पर आने वाले मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम हैं। ठीक है, देखिएगा जो अगला चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 9 क्या है, आंखों देखा हाल। रेडियो पर जो कमेंट्री होती है, खास तौर से क्रिकेट कमेंट्री। आप सबको पता कि जो रेडियो है उस पर भी क्रिकेट की कमेंट्री आती है, आंखों देखा हाल। जैसे मान लो कि आप सबको पता कि रेडियो पर जो कमेंट्री आती है, भाई रेडियो के जो लोग हैं वो जो स्टेडियम है जहाँ पर मैच खेला जाए वहाँ पर रहते हैं, और रेडियो पर क्या करते हैं, कमेंट्री करते हैं, बॉल बाई बॉल कमेंट्री करते हैं। और क्या आता है, रेडियो पर जो कमेंट्री आती है ना, इस पर लगभग हर बार रन बताते हैं। जैसे टीवी पर अगर मैच देखोगे तो उस पर लिखा रहता है कितना रन बना, कितनी बॉल है, या हर बॉल बताते हैं कि इतने रन। जैसे बोलेंगे कि सचिन इस बॉल पर खेलने जा रहे हैं और कैसी गेंद है, गेंद के बारे में बताएंगे, कौन सी कैसी बॉल फेंकी, कैसी गेंद फेंकी है, और इन्होंने मिड ऑन पर कर दिया 6 रन, और फिर बताएंगे भारत का जो स्कोर हुआ है अभी 50 रन पर
50 रन बन गए और 1 विकेट गिर गया। इस प्रकार से बॉल बाई बॉल क्या होती है, कमेंट्री होती है। और रेडियो पर जब कमेंट्री होती है ना, हर समय रन बताते हैं, कितना रन बना, कितने विकेट गिरे हैं। और दूसरा, कौन कौन की खिलाड़ी कहाँ पर मैदान में मौजूद है, जैसे लॉन्ग ड्राइव पर ये मौजूद है, अगले जो होता है ना गली पर ये खड़े हुए हैं, या जैसे वो अब कौन से खिलाड़ी बॉलिंग करने आएगा तो बताएंगे भाई फलाना जो क्रिकेटर बॉलिंग करने आ रहा है, उसी बॉलिंग में बताएं कि कौन कौन से आ रहे हैं। और दूसरा बॉलिंग में क्या बताते हैं कि एक बॉलिंग करें, और जैसे उसने बॉल डाली है कि भाई उसने रिवर्सिंग बॉल डाली है और एक प्रकार से उसने ड्राइव मार दिया और ये जारी गेंद 6 रन या 4 रन, यानी इसमें जो होती बॉल बाई बॉल कमेंट्री होती है। और दूसरा, अगर कोई खिलाड़ी विकेट ले रहा है तो उसका नाम बताते हैं, किसने विकेट लिया है या किसने छक्का मारा, किसने चौका मारा है। ये और इसमें क्या होता है, खास तौर से था कि इसमें जो कमेंट्री की जाती है, यानी पल पल में जो घटना, हर घटना के बारे में बताते हैं, क्या क्या घट रहा है, सभी आंखों देख हाल बताते हैं। यानी जैसे तुम सबने सुना होगा ना कि जो महाभारत हो रहा था, जैसे संजय कमेंट्री कर रहे थे किसके लिए, धृतराष्ट्र के लिए महाभारत में, उसी प्रकार से जो रेडियो वाला कमेंटेटर होता है ना, जो क्रिकेट के मैदान में बैठा हुआ है, वो बॉल बाई बॉल कमेंट्री कर रहा है, यानी हर गेंद के बारे में बता रहा है और हमेशा स्कोर बताता है। जैसे मतलब जैसे 1 ओवर में 6 गेंद है, पहली गेंद मारी 2 रन आया तो बताएगा कि भाई जो स्कोर है 52 रन हो गया और 2 विकेट हो गए। जैसे फिर अगली गेंद आई, जैसे छक्का लगाया, फिर बोलेंगे अब जो स्कोर है 58 रन पर 2 विकेट हो गए। ये हर बार क्या बताता है कि स्कोर बताता रहता है, ये खासियत होती है। दूसरा, और इसकी जो कमेंट्री होती है ना, जैसे अब कौन सा खिलाड़ी है, कहाँ से गेंद डाल रहा है और गेंद कैसी, गेंद का भी बताता है कि भाई माले फुल टॉस गेंद थी। और दूसरा बताएगा कि कौन से खिलाड़ी ने छक्का मारा है, उसके खिलाड़ी कौन से नीचे, यानी पूरी कह सकते हो कि बॉल बाई बॉल कमेंट्री होती है। और जो उस मैदान में क्या क्या घटना घट रही है, कौन किससे बात कर रहा है या उसमें कौन किसको क्या बोल रहा है, हर एक बात चीज़ों के बारे में क्या है वो बताता रहता है जो कमेंटेटर होता है। ठीक है। पॉइंट 3, यानी जो रेडियो पर कमेंट्री करता है, जो क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा, भैया पहली बात है उसकी जो आवाज़ है बिल्कुल साफ होनी चाहिए, उच्चारण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसमें एक ही प्रकार का, यानी जो कमेंटेटर है उसके चेहरे पर हमेशा हाव भाव अच्छे होने चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए और आंखों देखा हाल बताते समय वो खेल में कोई भी घटना घट रही, कोई हार रहा कोई जीत रहा, उस पर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी उसकी आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है कमेंट्री करते समय। दूसरा, जो व्यक्ति कमेंट्री करता है उसको ज्ञान बहुत होना जरूरी है। जैसे भाई बीच बीच में वो जानकारी भी देता रहता है ना, इन्फॉर्मेशन बताया जाता है। जो भी रेडियो की कमेंट्री करे क्रिकेट के बारे में उसके पास खूब सारा नॉलेज भी होना जरूरी है कि भाई कौन सी गेंद है, रिवर स्विंग है, रिवर ड्राइव है, लॉन्ग ड्राइव है, ये होता नहीं, उसमें बोलते हैं किसने कौन सा शॉट मारा है, या बीच बीच में खिलाड़ियों के बारे में जानकारी देता है कि इन्होंने यहाँ पर इतने रन बनाए थे, इस मैदान पे बनाया था और आज ये लगता है शतक बना देंगे। क्या उसके यानी उसके पास क्या होना चाहिए, बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, धारा प्रवाह, रेडियो की जब कमेंट्री की जाती है इसमें धारा प्रवाह, यानी एक हमेशा बोला ही जाता है, बीच में रुकना नहीं है, शांत हो जाए बीच में बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है। टीवी पर तो लोग बीच में रुक जाते हैं, पानी पीने लग जाते हैं, लेकिन रेडियो पर जो कमेंट्री होती है वह धारा प्रवाह होती है, लगातार आपको बोलना पड़ेगा और हमेशा आपको स्कोर बताना पड़ेगा, कितने रन बने हैं, कितने बॉल हुई है और कितने विकेट गिरे हैं और कितने ओवर हुए हैं, बताना पड़ेगा, हमेशा आपको बताना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी देर पर प्रवाह होनी चाहिए। दूसरा, रेडियो पर कमेंट्री करते समय सरल भाषा को यूज करो, कठिन भाषा नहीं, यानी आपको रेडियो का जो कमेंटेटर होता है वो इजी लैंग्वेज, सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में कमेंट्री करनी चाहिए। दूसरा, रेडियो पर जो कमेंटर उसमें बहुत सारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं मरी मरी आवाज में बोल रहा है, क्या आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। उसमें क्या आंखों देखा हाल प्रस्तुत करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए और बहुत मेहनती व्यक्ति होना चाहिए। किसी भी अवसर पर कमेंट्री करने के लिए उसकी पहली तैयारी होनी चाहिए। कमेंटेटर को अपनी कमेंट्री करने से पहले जो पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके कह सकते हैं उसको हर एक प्रकार की जानकारी इकट्ठा कर ले, कौन खेलेगा, कौन सी टीम है, कैसा मैदान है, कैसा आउटफील्ड है, या वहाँ का मौसम का हाल कैसा है, वो सारी चीज़ें बताएगा। नहीं, कमेंटेटर को कह सकते हो कि आत्मविश्वास और सभी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए और कमेंटेटर को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब बीच में क्रिकेट चल रहा है तो बीच में जब क्रिकेट चल रहा है तो उसमें जानकारी जो देगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा, ये सारे कह सकते हो कमेंटेटर में विशेषता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। चैप्टर नंबर 10 क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका। अरे भाई, शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है। पहला एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जो आपकी इग्नू यूनिवर्सिटी है उसका रेडियो भी चैनल है, रेडियो पर भी अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस लगती है आप सबकी, आप उसको सुन भी सकते हैं और उसका चैनल का नाम क्या है, ज्ञानवाणी।
ज्ञानवाणी नाम का इन्होंने क्या बना रखा है, एक रेडियो चैनल बना रखा था। और देखो रेडियो जो है शिक्षा में तमाम तरह की क्रांति ला रहा है भाई। आज जो रेडियो है, रेडियो के जरिए भी क्लासेज होती हैं, रेडियो के जरिए भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, जानकारी दी जाती है। आज कैसा शिक्षा के क्षेत्र में भी रेडियो की एक बड़ी भूमिका है, यानी हर एक सब्जेक्ट की वहाँ पर क्लास होती है। जैसे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में भी पढ़ाया जा रहा है, जो मिडिल क्लास है कैसे जो 10वीं 12वीं है उनकी भी पढ़ाई रेडियो के जरिए होती है। बल्कि जो उच्च शिक्षा है, जैसे मैं इग्नू की बात करूँ तो इग्नू ने भी क्या कर रखा, अपना एक रेडियो चैनल बना रखा है जिस पर तमाम तरह के कार्यक्रम आते हैं। दूसरा कह सकते आज एजुकेशन सेक्टर में कह सकते जो शिक्षा का क्षेत्र है इसमें रेडियो तो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। चाहे औपचारिक शिक्षा हो, चाहे अनौपचारिक शिक्षा हो, चाहे कॉलेज की जो शिक्षा होती है, इसमें भी रेडियो की बड़ी भूमिका है। दूरस्थ शिक्षा जैसे इग्नू क्या है, डिस्टेंस लर्निंग है, तो डिस्टेंस लर्निंग भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेडियो की बड़ी भूमिका है। जिस प्रकार से इग्नू है उसी प्रकार से और भी कई सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो ओपन डिस्टेंस में चलती हैं। उन्होंने क्या कर रखा है, अपने अपने रेडियो स्टेशन बना रखे हैं जहाँ से क्या होती है उनकी क्लासेज होती हैं और पूरा शेड्यूल आता है। अगर मैं आपको बता दूँ हर महीने इग्नू का जो रेडियो पर कौन कौन सी क्लास, यानी पूरे 30 के 30 दिन का कार्यक्रम जो होता है, पूरे महीने का कार्यक्रम एक ही दिन रिलीज किया जाता है और कौन कौन से सब्जेक्ट की कब कब क्लास होगी और उसमें क्या, उसमें टीचर आते हैं, उसमें पढ़ाते हैं, उसमें बताते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें रेडियो की क्या है, एक बहुत बड़ी भूमिका हमें देखने को आज समय में मिल रही है। ठीक है, क्या है बच्चों के लिए रेडियो। बच्चों के लिए रेडियो का मतलब है कि आज जो बच्चे हैं वो जिस प्रकार से बच्चों के लिए रेडियो बन गया, जैसे अगर आप बात करें जैसे 6 से 3 साल के बच्चे हैं, 7 से 10 साल के बच्चे हैं, 11 से 14 साल के बच्चे हैं और 15 से 17 साल के बच्चे हैं। इस प्रकार के जो बच्चे, इनके लिए भी कई सारे कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं। देखो हर उम्र के जो बच्चे होते हैं उसके आधार पर क्या होता है कि रेडियो पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। बच्चों को लेकर के भी कई सारे कार्यक्रम आते हैं। जैसे अगर मैं छोटा बच्चा तो उसमें जैसे उसको कहानी सुनाई जाती है, जैसे पढ़ाया जाता है। ये इस प्रकार की जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए जैसे झांसी की रानी की कहानी है, शिवाजी की कहानी है, नेहरू जी की कहानी है, जो इन बच्चों को इस प्रकार की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। जैसे दादी अम्मा की जो कहानी है, इस प्रकार की कहानियाँ रेडियो पर आती हैं जो बच्चों के लिए आती हैं। जैसे दादी अम्मा मुझे बताओ, नीचे ही गिरता क्यों फल है, धुआं सदा ऊपर क्यों जाता, नीचे गिरती गेंद उछल है, दादी अम्मा मुझे बताओ कैसे बनता है बादल, कौन उन्हें देता है बिजली, कौन देता उन्हें है जल, दादी अम्मा मुझे बताओ। दूसरी जैसे एक कविता है, चांद तारे और सूरज। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं। दूसरा जैसे बंदर वाला है। इस प्रकार की जो बच्चों को लेकर के क्या है, रेडियो पर कई सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। उसी प्रकार से बच्चों के लिए लेकर के कई प्रकार से जैसे उनको नाटक भी उनके लिए कई सारे प्रस्तुत किए जाते हैं। कहानी भी बहुत सारे बच्चों के लिए रेडियो पर आती रहती है। जैसे कहानियाँ ज़्यादातर जो कहानी बाल मनोभाव को लेकर कई सारी कहानी आती है, जैसे बाल मनोभाव को लेकर के उनके लिए, जैसे बच्चों के लिए कई सारे। और दूसरा ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत खास होते हैं, देखो रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो हर उम्र हर वर्ग के लिए क्या करता है, काम करता है। बच्चों को लेकर के जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम आते हैं, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पर बात की जा रही। ठीक है, लास्ट चैप्टर आपका क्या है, 12वां चैप्टर, मुक्त शिक्षा में रेडियो की भूमिका। देखो मुक्त शिक्षा में रेडियो की भूमिका में खास तौर पर जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, मुक्त शिक्षा प्रणाली और ओपन डिस्टेंस जो लर्निंग है, इसमें भी शिक्षा की एक बड़ी भूमिका है। खास तौर से जैसे मैंने आपको इग्नू को लेकर के बताया था, जैसे मैंने बताया कि जैसे इग्नू है क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग में है, दूरस्थ शिक्षा का केंद्र है। तो यहाँ पर जैसे इग्नू ने अपना रेडियो स्टेशन बना रखा है, वो भी क्या कर रहा है, रेडियो के जरिए क्या करता है, लोगों को शिक्षित कर रहा है। तो देखो जितने भी मुक्त शिक्षा केंद्र हैं, यहाँ पर रेडियो हो, टीवी हो, जिसके जरिए बच्चों की क्या करवाई जाती है, क्लास करवाई जाती है। खासतौर जैसे इग्नू ने क्या कर रखा है, ज्ञानवाणी नाम का क्या कर रखा है, इन्होंने अपना रेडियो चैनल बना रखा है। और वो क्या है, जिसके जरिए क्या किया जाता है, उस पर क्लास होती है, हर एक सब्जेक्ट की उस पर क्लास करवाई जाती है, उसका पूरा शेड्यूल जारी किया जाता है। जैसे मान लो कि जैसे जुलाई महीना गया तो 1 जुलाई को पूरा शेड्यूल रिलीज कर दिया जाता है कि भाई 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 3 जुलाई के कौन कौन सी क्लास होगी, कितने बजे से होगी, ये पूरा शेड्यूल आ जाता है। तो कह सकते हैं कि मुक्त शिक्षा प्रणाली में यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग में भी क्या है, रेडियो की एक बड़ी भूमिका है। खास तौर से इसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो अपना एक रेडियो चैनल बना रखा है जिसका नाम है ज्ञानवाणी, जिसके जरिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को क्या करती है, जागरूक करती है, उनको पढ़ाती है, लिखाती है, बताती है। और कहाँ से, रेडियो के जरिए बताती है। ठीक है, रेडियो पर क्लास करवाती है, जिस पर टीचर्स आते हैं,
जिस पर लेक्चरर आते हैं, जी क्या करते हैं, उनको बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस पर प्रोफेसर आकर के अपने लेक्चर्स देते हैं। उस पर जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, पीजी लेवल के यानी बीए, बीकॉम, बीएससी है, सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीतिक शास्त्र हो, अंग्रेजी हो, सभी विषयों के जो क्या होते हैं उस पर क्लासेस करवाई जाती हैं। और बच्चों को क्या करते हैं वो लोग, जो दूरस्थ शिक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या करते हैं, उनको जागरूक किया जाता है, उनको अपना सिलेबस बताया जाता है, उनकी वहाँ पर क्लास करवाई जाती है। ठीक है। आपकी जो बुक है BHDS 184 रेडियो लेखन, इसमें मैंने आपको अगर बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक जितने चैप्टर थे मैंने आपको इसी एक ही वीडियो में मैंने आपको सारा बता दिया है। ठीक है। अब लगभग इसमें आप देखेंगे जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक मैंने इजी लैंग्वेज में एक ही और ख़ास तौर से मैंने आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की है ताकि आप पूरी बुक को आसानी से समझ सकें। ठीक है।